हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगा। इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत और वहां से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। मैंने कल एक वीडियो देखा इंडियन हिस्ट्री पे। किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि क्या यह चैनल सही है या यह टीचर सही हैं, एट्सेट्रा। क्योंकि अभी मेरी वीडियो आई नहीं है, मेरे लेक्चर्स आए नहीं हैं इंडियन हिस्ट्री पे, और अगर राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद या गवर्नर जनरल पे अगर कुछ आया हुआ है तो वो बिगनिंग है, और मेरे स्टूडेंट खुद मुझसे चाहते हैं, और फ़िलहाल मैं बना नहीं पाया हूँ। और किसी को एग्ज़ाम देना है या कुछ और पढ़ाई करनी है तो कोई रुकेगा तो है नहीं। हाँ, अगर मेरे पे बिलीव करता है, समझता है कि जो रिकमेंड करेंगे वो सही है, तो पूछा ज़रूर जाएगा। इसी क्रम में किसी ने पूछा, मैंने बोला ठीक है, वीडियो सेंड कर दीजिए, मैं देखता हूँ और बताता हूँ कि आपके देखने लायक है या नहीं है, या फिर आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। मैंने देखा कि काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं, एज वाइज तो नहीं, लेकिन नाम के पीछे कुछ लगाया गया है स्पेसिफिक। 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, और बातचीत करने का शैली मॉडर्न एज में जो होना चाहिए वो सब कुछ उनके पास है। लेकिन बार बार उनका ये कहना कि आप बाय हार्ट ना देखें इतिहास को, जो फैक्ट है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, एट्सेट्रा। एक इशारा है कि आप किसी भी कास्ट के हों, कास्टिज़म का कहीं कोई असर दिखता है तो उसे स्टडी के रूप में देखा जाए। ये लाइन उनका सही है, लेकिन उनके वीडियो में लगातार, उनके लेक्चर में लगातार मैंने ये देखा कि वो किसी इन्फैरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं और किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें अगर यूपीएससी की तैयारी चल रही हो या किसी और भी एग्ज़ाम की, हम बेसिकली यूपीएससी और पीसीएस से बात करेंगे। तो आपका प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों चरणों में आपको देखना है कि क्या है स्टेप्स, क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका निचोड़ लेना है, या समग्रता से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कितना होगा। हमें डायरेक्ट हमें इसी बात से मतलब है कि मैं कितना यूज कर पाऊँगा अपने इस स्टडी का। उसमें जिस बात का उन्होंने चर्चा किया है, हड़प्पा से वैदिक, वैदिक से आगे, ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी चीज़ को आप उठा करके ले जा रहे हैं और वहाँ छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप कहीं ना कहीं अनजाने तरीके से, अब हिस्टोग्राफी का उन्हें कितना आइडिया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद यही लगा कि इन्हें हिस्टोग्राफी का कोई आइडिया नहीं, इन्हें डेवलपमेंट का विशेष आइडिया नहीं, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर का कोई विशेष आइडिया नहीं, इवोल्यूशन का भी कोई विशेष आइडिया नहीं। अगर इन चीज़ों का आइडिया होता तो वो इस तरह की बातें ना करते। खैर, मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। एक लेक्चर देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे इस पर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। इससे पहले कि मेरा लेक्चर शुरू हो, मेरे इस लेक्चर से मेरे आगे के वक्तव्यों पे, आगे के जो भी मेरे लेक्चर आएंगे अलग अलग वीडियोज़ में, आप मुझे भी काउंटर कर सकते हो, किसी को भी। मैंने बार बार बात किया है लॉजिक का, लॉजिकली हर चीज़ को देखना है और सेटअप्स को समझना है। अगर आज मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी को संदर्भ लेके कर रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे वीडियो हों और बहुत सारे सब्सक्राइबर हों। सब्सक्राइबर मतलब स्टूडेंट, इस तरह के वीडियो का सब्सक्राइबर लगभग स्टूडेंट होते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी में तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि वैसे वीडियो को देख करके उनका सिलेक्शन नहीं होना है। कारण ये है कि मेंस और इंटरव्यू, प्री में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फैक्ट होते हैं, आप टिक आउट करके निकल लेते हैं। वहाँ भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो आप डिस्टर्ब तो होंगे, आपके क्वेश्चन गलत होंगे उस तरह के अप्रोचेस से। फिर भी मेंस और इंटरव्यू में तो निश्चित तौर पे, और इंटरव्यू में अगर वो लाइन पकड़ में आ गया या वो लाइन सामने आ गया आपके और इंटरव्यूअर के बीच में, तो निश्चित है कि आपका पता नहीं कितना ज़्यादा मार्क्स कट जाए। आपको हिस्ट्री का नो सेंस वाली बात हो जाएगी कि कोई सेंस ही नहीं है, या है भी तो पता नहीं किस तरीके का सेंस है। टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो मैनेज्ड से अनमैनेज्ड और उसके बाद फिर मैनेज्ड, तो ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हम प्रारंभिक दौर में मैनेज्ड थे, हमारा मैनेजमेंट बहुत सही था, उसके बाद हम अनमैनेज तरीके हो गए, अप्रबंधित हो गए, और लगातार अप्रबंधित होते गए, और फिर अब जो है
मैनेज होने का प्रयास कर रहे हैं, विकासशील अवस्था में हैं तो प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हम ठीक से मैनेज नहीं हो पाए हैं। मतलब हमारा प्रारंभिक दौर में कुछ था ऐसा जिसको अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है। आप समझ चुके हैं कि हड़प्पा क्या बात हो रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का बात हो रहा है। हम वहाँ पर मैनेज थे, हम वहाँ पे सिविलाइज थे एट्सेट्रा, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद स्टेप वाइज हमारा कैसा प्रोसेस रहा ये भी हम देखेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि पक्की ईंटों के मकान के रूप में आगे वैदिक कल्चर में नहीं दिखता है। फिर सिविलाइजेशन और कल्चर पर भी बातें रखी गई हैं कि वो सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, ये कल्चर क्यों कहा गया, और वो अंतर पैदा कर दिया गया है उन लेक्चर्स में, उन टीचर्स के द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अप्रोच आप लेके चलते हैं तो आपका मार्क्स धड़ल्ले से कटेगा मेंस एंड इंटरव्यू में, आपके ऐसे में। आप मैक्सिमम जगह पे देखोगे कि आप जब ऐसे लिखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड लेके चलना पड़ता है, और बैकग्राउंड इतिहास से मिलता है, और इतिहास में चारों तरफ आपका अगर सोच गड़बड़ाया हुआ है तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पक्की ईंटें हैं उसका आप चर्चा करेंगे, और जब नगरीय व्यवस्था कोई पक्का का मकान बनेगा, गली बनेगा, तो नेचुरल सी बात है लंबे समय तक वो रहेगा, 100, 200, 500, 1000 साल, तो हम उस तरीके से बनाते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का दीवार हो और फूस का छाने का व्यवस्था हो तो अपने अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि बनाया और चारों तरफ काफ़ी स्पेस है। जरूरी नहीं कि एकदम लगातार कॉलोनी की तरह बनाया, आगे गली पीछे गली, वैसा बनाना वो ज़रूरी नहीं है। और अपने अपने सहूलियतों के हिसाब से लोग उन चीज़ों को डेवलप किए वैदिक कल्चर में, स्पेशली ऋग्वैदिक काल में। तो इतिहासकार, इतिहास का टीचर और इतिहासकार जो लिख रहा है, इतिहास लेखन का शैली और सब कुछ लेकर के चला जाएगा तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि हड़प्पा सोसाइटी में जो नगरीय व्यवस्था थी वो बहुत ही अप टू डेट थी, बहुत ही बेहतरीन थी, आज के ज़माने से मिलता जुलता, ये बात कहा जाएगा। वैदिक कल्चर के जो गांव थे, जो सेटअप्स थे, वो आज के गांव, अब आज का बिल्कुल आज का गांव नहीं, आज से 50 साल पहले के गांव के जैसा लगभग, आज भी बहुत सारे गांव मिलेंगे वैसे, तो वैसा आप एक देख सकते हैं मोटा मोटी कि वैसी व्यवस्थाएं हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉलोनी तैयार किया गया हो किसी भी गांव में, आगे पीछे उसका जो रोड है और बाकी सब सेटअप्स हैं वैसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। इतना अंतर तो जो है वो हमें पढ़ना है, वो हमें मानना है, लेकिन वो बातें शामिल नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मैनेज थे फिर अनमैनेज हो गए। आप अप्रबंधित होने का जो बात कर रहे हैं, चारों तरफ अगर यूज कर रहे हैं उस चीज़ का, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम पहले ज़्यादा मैनेज फिर कम मैनेज, इसका मतलब है कि वैदिक एरा में हड़प्पा के तुलना में हम हर जगह इन्फीरियरिटी में चले गए। देखिए यहाँ पे एक बात मैं रखना चाहूँगा कि हड़प्पा काल में जो डिस्ट्रॉयंस हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता का डिस्ट्रॉयंस हुआ है, उस पर आर्यंस पे एलिगेशन है कि आप आर्यंस आते हैं और ध्वस्त कर देते हैं। दूसरा है कि भूकंप की बातें होती हैं। तीसरा बाढ़ की बात होती है, और भी बहुत सारे चर्चाएं हैं जिनको कि जोड़ दिया जाता है कि अलग अलग कारणों से सारे स्थल डिस्ट्रॉयड हो गए। ठीक है, हमें इतिहास में मानना भी यही है, टिक आउट भी यही करना है, जवाब भी यही कहीं भी यही देना है। फिर भी अपना अपना एक संज्ञान होता है, अलग अलग राइटर किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपका भी मन में कुछ ना कुछ आएगा कि कहाँ ज़्यादा फोकस करें। आप अगर डीप स्टडी नहीं करना चाहते, उस पर विचार नहीं करना चाहते हैं, आपका अपना संस्कृति कल्चर पुराना है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इट्स ओके, आप बढ़िए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल रहता है कि अगर हमें स्पेसिफिक जानकारी मिले, विशेष जानकारी मिले, तो हम गेट करें अपने मंथन के द्वारा या कुछ और। मुझे जो पर्सनली लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू रहा है कि हड़प्पा काल में सर्वाधिक प्रभाव भूकंप का रहा होगा। पक्का ईंट का मकान और बाकी सब व्यवस्था, अगर आप कल्पना करें कि एकाएक भूकंप आ जाए तो बच्चों को या बड़े लोगों को भी पक्की ईंट के मकानों से कितना ज़्यादा शारीरिक क्षति पहुंचेगी। और उस ज़माने में मेडिकल जो है फैसिलिटीज़ कैसी थी आप जानते हो। तो अब कुछ लोग मर भी गए होंगे, कुछ बच्चे भी दब के मर गए होंगे अगर भूकंप आया और उससे प्रभावित हुआ हड़प्पा पूरा जोन, और वो भूकंप का जोन है भी, विशेष भूकंप का जोन। तो इसके बाद अगर आप दोबारा, मतलब आज भी भूकंप आता है तो हम भयभीत हो जाते हैं, या कहीं का डिस्टर्बेंस देखते हैं तो पूरा भयभीत, अपने ही घर मकानों में और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने में, या फिर एक दो तल्ले में भी ये होता है कि अगर ज़्यादा बड़ा आता है और गिर जाए वो छत तो क्या हो।
डर तो लगता है आज भी। इतने हम लोग मेडिकल सुविधाएं हैं, हालांकि कोई चाहेगा नहीं कि आप पे छत गिर जाए फिर आपको मेडिकल सुविधा मिले, और वो कैसे गिरेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो पूरा एक आपका जो कल्चर है, जो सिस्टम है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि उसके बाद वाले फेज में मिट्टी के दीवार कंपेरिजन टू पक्की ईंट के दीवारों से मिट्टी के दीवार की तुलना किया जाए और किसी के बॉडी पे गिराया जाए तो कम असर होगा, कम चोट लगेगा, कम कैजुअलिटी होगी। फूस के मकान, मतलब छत भी अगर गिरा, फूस का होता था वैदिक काल में, तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, बच्चा भी लगभग बच जाए। तो अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हम देखेंगे तो हो सकता है कि इसके अपनाया गया हो। अब ये तो सभी जानते हैं, यह स्पष्ट है, किसी किसी के लेक्चर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा नहीं है कि हड़प्पा काल डिस्ट्रॉय हुए तो वहाँ के लोग सारे गायब हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या अगर एक थ्योरी की आर्यन आए और डिस्ट्रॉय कर दिए हैं तो सारे लोगों को मार काट के ख़त्म कर दिया हड़प्पा वालों को, अब कुछ अवशेष बचा ही नहीं और नया तरीके से शुरू किए, ऐसा भी नहीं है। अगर वो मार काट के ख़त्म कर रहे होते तो उनका कम से कम पक्का ईंट का मकान और उन सिस्टम्स को तो ज़रूर आगे फॉलोअप करते, लेकिन उन्होंने फॉलो भी नहीं किया। ये सारा कॉम्बिनेशन बताता है कि कहीं ना कहीं भूकंप का असर जरूर, क्योंकि बाढ़ अगर हो, असर अलग अलग कारण बताया जाता है, बट बाढ़ को अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाढ़ का पानी अगर आता है नगर में और फिर लौट जाता है तो फिर से दोबारा इंसान वहाँ पर इस्टेब्लिश होगा। और ऐसा तो नहीं है कि हर साल बाढ़ आएगा उतना ही लेवल पे, तो हर साल भागना पड़े तो उसको छोड़ दिए व्यवस्था को, तो व्यवस्था बनाए कैसे? सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए बाढ़ कभी बहुत बड़े स्तर पे 10, 20, 50 साल, 100 साल इस तरह के अंतराल पे ही आएगा कि आपको वो जगह छोड़ना पड़े। लेकिन फिर भी उसके हटने के बाद जब आपने इतना बड़ा सिविलाइजेशन डेवलप किया है तो फिर वहाँ आएंगे, बना बनाया सब कुछ है तो वहाँ ज़रूर आएंगे और वहाँ सेट अपने आप को सेट करेंगे फिर से। ये बिल्कुल है, ये होना चाहिए। तो बाढ़ को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और भूकंप को ज़्यादा महत्व, क्योंकि जो बनावट है तुरंत उसके बाद के फेज का, वैदिक एरा का, आप देखते हैं क्या अंतर है। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि आर्यंस को वो सिस्टम नहीं पता था और ये तो ऐसा तो था नहीं कि वहाँ के लोग गायब हो गए हैं। अभी तक किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं कहा कि टोटल हड़प्पन गायब हो चुके थे। नेचुरल सी बात है, वहाँ से हड़प्पन वैदिक एरा में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं और रह रहे हैं, तो उनका डिजाइन, उनकी चीज़ें तो आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती है। खैर, अब मैं इस बात को मनवाने के लिए ये लेक्चर नहीं बना रहा हूँ कि भूकंप ही वो वजह रहा है। हो सकता है कि यही वह मेन रीज़न हो, लेकिन इस पे मुझे फोकस नहीं करना है और ना ही आपको करना है। एक बात आप जानेंगे, आपसे कोई विशेष राय ले तो इसमें सबसे सर्वाधिक लॉजिक दिखता है, आप दे सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में जहाँ जो डिमांड है अलग अलग कारणों से लिखा गया है, अब मान्य अभी तक वही है तो आप वही करें। हाँ, इस बात को भी फोकस में न ले आएँ कि हड़प्पा के तुलना में वैदिक बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर आप ये बोलेंगे कि ज़्यादा अनमैनेज्ड है तो जरा आप सोचिए कि हड़प्पा काल में जो आप लिपि वगैरह देख रहे हैं तो भाव चित्रात्मक लिपि से एकाएक वैदिक एरा में संस्कृत का प्रयोग हो रहा है, जो आज भी प्रैक्टिकेबल है पढ़ने में। वहाँ के बाद वाले फेज में आप मौर्य एम्पायर में देखेंगे कि उसका जो लिपि है, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ रहे हैं तब उसके लिपि को पढ़ा जा रहा है और पता लग रहा है कि हाँ, अशोक नाम का भी कोई राजा था और बाकी सारी चीज़ें, उसके सेटअप और बाकी चीज़ें पहले से मिल रही हैं, लेकिन उसकी लिपि पढ़ी जाने के बाद ही हम लोग इतिहास को थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होता है। तो इस हिसाब से हम इतना ज़रूर देखेंगे, समझेंगे कि हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल को बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी में डालना एक मूर्खता है। और ठीक है, किसी टीचर, और एक टीचर का नहीं, पता नहीं कितने सारे टीचर्स ने ऐसा दिया हो या ऑफलाइन कोचिंग में ही पढ़ा रहे हो। मुझे इस बात की इसीलिए चिंता हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको रियल स्टडी चाहिए और वो रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक वे में अगर चले जाएं, अप्रोच उल्टा पुल्टा अपना लें तो क्या हो। वैदिक एरा में इतने सारे धर्म ग्रंथों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं जो आज भी प्रैक्टिकेबल हैं और वो हटाए नहीं हट रहा, मिटाए नहीं मिट रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हड़प्पा उससे इन्फीरियर है या वैदिक ज़्यादा आगे है, ये सब मेरे कहने का मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हड़प्पन एरा का भी अभी भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि वहाँ हमारा ही इतिहास वो भी है, हमारा ही इतिहास वैदिक कल्चर भी है, हमारा ही इतिहास बाकी सारा भी एरा है, चाहे मौर्यन हो या कुछ और। तो हड़प्पा के इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे, उसी प्रकार से वैदिक के इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। और जैसे जैसे हमारा इतिहास बढ़ेगा, हम मानव हैं, पूरे विश्व में मानव डेवलप होता गया है, ऊंचा बढ़ा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के क्रम में, ये सच्चाई भी है कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें
हाथ से छूटती हैं। तो डेवलपमेंट्स में कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे हाथ से निकल रही हैं। ये इतिहास का नज़रिया हमें देखना होगा। अगर एक व्यक्ति पावरफुल होगा तो बहुत सारे कमज़ोर होंगे, और फिर वो पावरफुल अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएगा। जिस टाइम में पावर बढ़ा उस मतलब जिन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने, आप आज भी प्रैक्टिकली देखते हो कि जो व्यक्ति स्वयं से नीचे से बहुत ऊपर उठता है वो ज़्यादा मतलब वो उसका जो बिहेव है और बाकी चीज़ें हैं अच्छी होती हैं। लेकिन उसके अगर जनरेशन को वो पावर मिलते चला जाता है तो बाद का जनरेशन जो है पावर का मिसयूज करने लगता है, क्योंकि उसने पावर को गेन करने के क्रम में वो सारी चीज़ें नहीं सीखी जिससे कि समाज और बाकी चीज़ों का समझ एक्चुअल तरीके से हो, और फिर पावर कहीं ना कहीं उसके हाथ से छिन भी जाता है। अगर धनाढ़ है तो धन विलीन करेगा खुद से। किसी ज़माने में राजा महाराजा, तो आप देखेंगे कि कोई भी डायनेस्टी, महान से महान डायनेस्टी आया, अशोक जैसे लोग आए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद राजाओं का विशेष चर्चा नहीं, और एक बार डिस्ट्रॉयंस। आगे आप बढ़ोगे गुप्ता एरा, उससे भी लंबा चलता है। कहीं ना कहीं सीख मिला होगा मौर्यन से, तो उससे भी लंबा, बहुत लंबा उसका इतिहास चलेगा। लेकिन वहाँ भी आपको 10-12 अच्छे मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग शासक मिलेंगे, उसमें भी खास, बहुत विशेष, बहुत खास 5 से 6, और उसके आगे फिर उसका भी डिस्ट्रॉयंस। फिर कभी कोई छोटा बड़ा आएगा, जैसे हर्ष आएंगे और उनका महानतम दिखेगा, लेकिन जनरेशन वाइज वो आगे बढ़ पाना, नहीं बढ़ पाना, आपको बार बार प्रॉब्लम दिखेगा। आगे हम आ जाते हैं मिडिल एज में, तो यहाँ पे साउथ इंडिया में देखते हैं कि चाहे वो चोलास हों, सातवाहन, या कहीं भी देखिए जितने भी डायनेस्टी हैं कि कुछ दूर तक चलते हैं। हाँ, डायनेस्टी कोई लंबा भी चला है, लेकिन आपको ये देखना है कि महानतम सम्राट, महानतम लोग जो आगे चले, मतलब अपने साम्राज्य के ऊपर उठाए, तो उसके बाद वाले उठा पाए या नहीं उठा पाए। ये एक नियति है कि कोई अगर ऊपर उठता है, एक आध शासक, 2-3 शासक ही ऐसे होते हैं कि किसी डायनेस्टी को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं, अपने पूरे राज्य को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। जिन शासकों को, उनके जनरेशन्स को बिना किसी मेहनत के चीज़ें प्राप्त हो रही हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ये बात उस लेक्चर में भी है कि बिना मेहनत के मिलता है तो लोग उसका यूज, बात बिल्कुल सही है कि आप यूज सही नहीं कर पाते हो। आप मिडिल एज में देखोगे, चाहे वो गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, खिलजी वंश हो, आगे लोधी वंश तक, आगे आप मुगलिया भी सल्तनत को देखिए, तो वहाँ भी 5-7 आपको स्ट्रॉन्ग शासक मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है आप देखते हैं। जब शासन इतना बेहतर हो, अशोक से अकबर तक हम देखेंगे कि बहुत बेहतरीन से बेहतरीन शासक, अलाउद्दीन खिलजी को भी आप देखिए, ये इनके जनरेशन कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे के बीच में अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि अप्रोच टू हिस्ट्री पे अप्रोच कैसे बनाया जाए, तो एक जितने भी जनरेशन हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सारे लोगों के जो जनरेशन है, अगले जनरेशन है, वो उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ 2 बातें होंगी, एक व्यक्तिवाद, कि एक व्यक्ति जिसमें विशेष गुण है तो वो साम्राज्य को अच्छे से चला रहा है, या कभी कभी 2 या 3 व्यक्ति आ जा रहे हैं, किसी डायनेस्टी में 5-6 भी आ रहे हैं, तो व्यक्ति का अपनी विशेषता। दूसरा कि अगर व्यक्ति की अपनी विशेषता है तो इतने बड़े एम्पायर को इतना तो विशेष व्यक्ति मिलना ही चाहिए, या जेनेटिक्स मिले भी कि वो कर पाए, और हो नहीं पा रहा है। और उल्टा कभी कभी आप देखेंगे कि सीधा कोई महानतम सम्राट का नेक्स्ट चाइल्ड या उसका पौत्र तक आते आते व्यभिचार इत्यादि का अड्डा बना देता है साम्राज्य को, और ध्वस्त होता है। कोई ना कोई आकर के वहाँ चढ़ता है, उसको हटा के उस पद पर काबिज होता है। तो ये एक साम्राज्यों का मैंने बताया कि कैसे हम देखेंगे, एक नज़रिया होना चाहिए इस तरीके का। इसी तरह से जब मैं उन लेक्चर्स पे बातें कर रहा हूँ कि जो बताया गया हम लगातार अनमैनेज्ड हैं, तो मैंने बताया कि नहीं, वैदिक एरा में आप देखिए कि हमारा तौर तरीका क्या है, हम कितना डेवलप हो रहे हैं। हम अपने लैंग्वेजेस से प्लस अधिशेष, इस एक मतलब 3-4 जगहों पे गलती की गई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोहा का जब खोज हो रहा है उत्तर वैदिक काल में, तो उस लेक्चर में बताया जा रहा है कि कृषि अधिशेष हमारे पास हो रहा है, सरप्लस, मतलब आप यूज भी कर ले और कुछ बच भी जाए, तो सरप्लस का देन होगा एम्पायर। ये लाइन मुझे सुनने को मिला नहीं, बोलना चाहिए था। हाँ, ये सरप्लस वाला बात सही है कि लोहा और सरप्लस एक साथ दिखता है, और आप, लेकिन वहाँ बोलते बोलते वो फैकल्टी यह बोल रहे हैं कि लोहा आया तो खेती करने लगे। उसके पहले लोग घूमा फिरा करते थे, ऋग्वैदिक काल में पशु को चराते थे और स्टेबिलिटी नहीं थी, किसी एक जगह पे मूव करते रहते थे। और उत्तर वैदिक काल में वो रुक गए, लोहा का खोज हुआ, खेती करने लगे, रुक गए। और उसके पहले खेती करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो घूम रहे थे। ये लाइन बहुत ही गलत लाइन है। फिर उनसे पूछ दिया जाएगा
आपका अगर अप्रोच बन जाता है, उन वीडियोस को 10-10 लाख लोग देख रहे हैं, नेचुरल सी बात है। उस पर्टिकुलर वीडियो को 3.5 लाख लोगों ने देखा है, नेचुरल सी बात है कि ये लोग एग्जाम में बैठेंगे, प्री में, मेंस में, प्री हो भी जाए मेंस में, आप क्या करके आओगे, आप क्या लिख के आओगे? इंटरव्यू बोर्ड में बातें करोगे, वो सर पटक लेंगे अपना कि कौन आदमी आ गया है यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। जो चेंजेस आते हैं यूपीएससी में, वो एलबीएस में रिकमेंडेशन जाता है कि कैसे लोग आ गए हैं, इनको पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा रट वट के, तो सिलेबस चेंज किया गया, उसके लिए हंगामे हुए, बहुत कुछ हुआ। बट ज़रूरी है कि स्पार्किंग ब्रेन हो, लॉजिकल ब्रेन हो, किसी बात को तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हर टीचर कामयाब है, क्योंकि बड़ा नॉलेज दे रहा है वो, तो थोड़ा ट्यूनिंग दे देता है अपने मन के हिसाब से, वो प्राप्त कर लेगा स्टूडेंट। और ये बड़ा ही विडंबना है इसका। तो फिलहाल मेरे इस लेक्चर में भी कोई तोड़ नहीं है कि आप किसका लेक्चर देखो किसका नहीं देखो। हाँ, इतना ही कहूँगा कि जो लॉजिकल हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ेंगे और वहाँ से बाहर निकलेंगे, और वो अपना सिलेक्शन के लिए उस लेक्चर को पकड़ लेंगे जिस लेक्चर में इस तरह की सिस्टम नहीं है या बायस्ड फैकल्टी नहीं है। बायस्ड मतलब अपने विचारों से, आप में किसी बात की इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गई हो या कुछ और, या फिर आप उस वाले से हो कि हाँ मैं बहुत बेहतरीन हूँ या एट्सेट्रा। पर्सनालिटी को बाहर करके पढ़ाना होगा, तब जाके स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे। खैर, तो मेरा ये बताना था वहाँ पे कि जब सरप्लस लोहा आता है तो ये लाइन जब आप बताएंगे तो इसका मतलब है कि आपने स्पष्ट कर दिया कि इसके पहले खेती नहीं थी। तो फिर कोल्डी हवा का प्रमाण, लोथल का प्रमाण, उससे कितने पुराने समय का, मतलब खेती आप कहना चाह रहे हो कि हो ही नहीं रही है। इतिहास में एक तरफ आप पढ़ा भी रहे हो कि खेती का प्रमाण मिलता है, और एक तरफ कह रहे हो कि लोहा आता है तो खेती होती है, इसलिए रुक जाते हैं। आपको स्पष्ट करना होगा कि खेती का मामला, एग्रीकल्चर का मामला बृहत स्तर पे आ जाता है, लोहा से सहूलियत होता है। लेकिन जब हम वैदिक एरा पढ़ रहे हैं, लोहा का खोज पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि पूरा गंगेटिक जो प्लेन है उसको उस लोहे से कट आउट किया जा रहा है, सारे वृक्षों को, और खेती योग्य भूमि का निर्माण किया जा रहा है। बड़े स्तर पे खेतों का निर्माण हो रहा है। नेचुरल बात है, सरप्लस होगा। खेती, एग्रीकल्चर बड़े स्तर पे अब होगा, लोग इस्टेब्लिश होंगे। ये इस तरह से बताना होगा, न कि उस तरीके से कि उसके पहले था ही नहीं, व्यवस्था सही नहीं था, एट्सेट्रा। फिर आप उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं कि जाति इस्टेब्लिश कर दिया गया। किसी ने जाति इस्टेब्लिश नहीं किया है। आप कोई भी इतिहास उठा के पढ़िए तो आप ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि लेक्चर में अक्सर लोग बोल देते हैं कि जाति बना दिया गया। किसी विशेष धर्म में कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कहाँ से कौन जाति आए, ये बातें हैं। धर्म के हिसाब से हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो धर्म को ही पढ़ते हैं, और धर्म के हिसाब से वो बातें लिखी हुई हैं कि ब्राह्मण कहाँ से आए, सब ब्रह्मा के संतान हैं। क्षत्रिय कहाँ से आए, तो ब्रह्मा के किन किन अंगों से आए, ये बात बिल्कुल लिखा हुआ है। क्षत्रियों का अग्निकुंड का भी चर्चा होना, बिल्कुल आप पढ़ेंगे भी। वो जब आएगा तो धर्म ग्रंथ के हिसाब से क्वेश्चन आएगा और उसके हिसाब से आपको मारना है। आपको मेंस में भी धर्म ग्रंथ के हिसाब से कोट करते हुए लिखना है, इंटरव्यू में भी यही बताना है। ये इस्टेब्लिश नहीं कर देना है कि हाँ ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा से ऐसे ऐसे हुआ है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो धर्म वाले पोर्शन को धर्म के अनुसार करके ही लिखते हैं और बात करते हैं, क्योंकि इस एज में, इस दौर में हम साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को लेकर चलते हैं। प्रमाण का दौर है, प्रमाण की बातें करते हैं और वही चलेगा भी। अभी तक का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है हम वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही चलेगा। भावनाओं की उस लेक्चर में बातें हो रही हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि भावना से आप इतिहास को या किसी चीज़ को ड्राइव नहीं करेंगे। जो बातें लिखी हुई हैं उसको पढ़िए, लेकिन विश्लेषण, यूपीएससी आपसे विश्लेषण ही मांगता है, और विश्लेषण करने में आप अगर ऐसा अप्रोच बना लेंगे तो आप चूक जाएंगे, रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक हो जाएंगे और बायस्ड हो जाएंगे। इससे बाहर निकलिए। वैसे लेक्चर्स पे भी आप ध्यान दीजिए कि हमें वो लेक्चर, उस लेक्चर का क्या करना है, ऐसे अप्रोच का क्या करना है। तो वहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि जब लोहा का खोज नहीं हुआ है तब भी खेती हो रही है, बहुतों जगह पे हो रही है, इसके प्रमाण भी है। और हड़प्पा काल में अन्नागार हैं, अन्न भंडार हैं बिना खेती के, ये सोचने वाली बात है। खैर, लोहा आएगा, बृहद पैमाने पे खेती होगा, अधिशेष ज़्यादा बचेगा, सरप्लस ज़्यादा होगा, और उसके बाद बड़े बड़े एम्पायर खड़े होंगे। फिर आपको दिखेगा हर्यक वंश। उसके ऐसा नहीं कि हर्यक वंश से पहले कोई वंशज नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी स्तर पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें जो पढ़ने को मिला है, हमारा जो सिलेबस है, हमें अपने सिलेबस को पढ़ करके और आगे यूपीएससी में क्लिक करना है या कहीं और, तो उसको देखना है आपको उस हिसाब से। तो हर्यक वंश, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ा एक एम्पायर दिखेगा मौर्य वंश। उसके पहले घनानंद का भी है, उसकी भी चर्चाएं हैं अपने अपने एंगल से। सिकंदर को बताया जाता है विश्व विजेता, लेकिन घनानंद के बड़ी सेना को देख करके ही वो लौट जाता है।
इतिहासकार हमेशा थोड़ा अप डाउन करते रहते हैं कि सिकंदर की सेना ने यहाँ से आगे बढ़ना स्वीकार नहीं किया, इसलिए सिकंदर को लौटना पड़ा। लेकिन इस बात में भी, इस तथ्य में भी कुछ बातें छिपी हुई हैं और एक आध किताब में ये लिखा हुआ भी है कि सिकंदर इतने बड़े सेना को, घनानंद की सेना को देखते हुए ही वो अपना निर्णय लेता है कि हमें यहाँ से पीछे लौटना है। वो डर करके लौटता है। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। सिकंदर अगर इतनी जगहों से जीतते हुए आ रहा है तो इतना तो ज़रूर है कि उसके पास ब्रेन है। उसके गुरु हैं अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। तो आप इतने महानतम गुरुओं का अगर कोई मतलब सुकरात से ज्ञान लेकर के प्लेटो इतने बड़े महान गुरु हो रहे हैं, प्लेटो से ज्ञान लेकर के अरस्तु इतने बड़े महान गुरु हो रहे हैं, अब तक के सर्वाधिक सबसे बड़े सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन फिलोसफर माने भी जा रहे हैं। और उनका स्टूडेंट है अलेक्जेंडर, सिकंदर, और यहाँ उसका समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का स्टूडेंट। तो अब इन दोनों का आपस में कोई वार ही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सिकंदर का जो बैक्ट्रियाई क्षेत्र पे जो उसका नियंत्रक है सेल्यूकस निकेटर, उससे वार होता है और तुरंत कैसे दूसरे तीसरे दिन युद्ध के मैदान में ही समझ में आता है कि मैं तो लगातार हार रहा हूँ। तो क्या समझौते होते हैं वो तो जब इतिहास का वो पोर्शन आएगा मैं बताते जाऊँगा। ये एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने इस तरीके से किया कि बड़े बड़े एम्पायर आ रहे हैं और इन एम्पायर्स में हम देखेंगे कि जो एकाएक इतना बड़ा बड़ा एम्पायर बनता है और विश्व के विजेताओं से भी हम भारी पड़ते हैं। हमारा एक तरह से एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा, नालायक राजा। ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि घनानंद बहुत ही नालायक राजा है। वह प्रजा के बीच में उसका जो आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे देखेंगे इम्प्रेशन क्या है, और अपने घमंड में इसी तरह के राजा वंशज डायनेस्टीज को गंवा देते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारे राजाओं पे बात की। फिर भी जो हमारा डायनेस्टी को गंवाने वाला राजा है वो भी इतना स्ट्रांग है, ये अधिशेष इतना काम करता है उत्तर वैदिक काल के बाद का, मतलब उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है और ये महाजनपद एरा में आते आते इतना हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं कि सिकंदर जैसा आदमी भी लौट जाता है यहाँ से, सिकंदर जैसा सम्राट भी लौट जाता है यह देख करके कि सेना बहुत बड़ी है। अधिशेष होगा तो नगरीय व्यवस्था होगी, आप सुनियोजित तरीके से बहुत सारी चीज़ें करेंगे, आर्मी रखेंगे, सेना रखेंगे, और लोग दूसरे एम्पायर बड़े बड़े राजा जो दूसरे प्रदेश के हैं वो आपसे डरेंगे। बाद में तो अशोक ईरान तक, उधर अफगानिस्तान तक अप्रोच करता है। खैर, तो यहाँ पर जो लोहा का चर्चा किया गया मैंने उसके संदर्भ में बताया। हड़प्पा से आगे अगर आप कहते हैं कि अनमैनेज्ड है वैदिक, उसके बाद और अनमैनेज, तो गुप्ता एरा में तो सोने के सिक्के पाए जाते हैं। कम से कम इतिहास में उसका खंडन कुछ लोगों ने किया है कि सोने के सिक्के पाए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्वर्ण युग नहीं है। खैर, तो अगर ज़्यादा सोने के सिक्के पाए जा रहे हैं फिर भी आप स्वर्ण युग नहीं कहना चाहते हैं, और स्वर्ण युग कहा भी गया है, बहुत सारे राइटर्स ने कहा भी है। तो किस एरा में सोने के सिक्के पाए गए, तो किसे स्वर्ण युग कहा जाए? और सोना का सिक्का मैं भी मानता हूं कि चलो अंतिम पर्याय नहीं है, लेकिन उस समय क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सब कुछ देखेंगे और देखते हुए तय करेंगे कि क्या है नहीं है। मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं इतिहास में। भारतीयों को कहीं ना कहीं यह गौरव फील कराने ही नहीं दिया था कि आपका इतिहास महानतम है। यह अंग्रेज आए और जब उन्होंने खोज, यहाँ पर रहते रहते जब उन्हें मिला, चीज़ें की प्राप्ति हुई, जैसे कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा का जब उन्हें खोज हुआ, पता लगा, और मोहनजोदड़ो का, तो वो समझ पाए कि हम कितने महानतम सभ्यता वाले लोगों पे इनका इतिहास इतना महान है, हम शासन कर रहे हैं। लेकिन हमें खुद ही नहीं समझाने दिया गया, उनके द्वारा भी छेड़छाड़ हुआ, मार्क्सवादियों के द्वारा छेड़छाड़ हुआ। वो मार्क्स का अपना विचारधारा था कि भारत में मार्क्सवाद नहीं चल सकता है, क्योंकि एक ब्राह्मण मजदूर और एक एससी कैटेगरी का मजदूर एक साथ एक पटल पे आंदोलन नहीं करेगा। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ जातिवाद को तोड़ना होगा, यहाँ धर्म को पहले तोड़ना होगा। धर्म और जातिवाद दोनों तोड़ेंगे तब जा करके, मतलब धर्म तोड़ने के लिए जो ब्राह्मणों को विशेष नज़रिया मिला हुआ, बाकी जाति उनको विशेष नज़रिए से देखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं, उन्हें बेहतरीन कुल का मानते हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं, तो पहले उनको बदनाम करना होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस वर्ड को कि मार्क्सवादी लेखक बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं हिंदू धर्म को और ब्राह्मणों को। ये बदनाम वर्ड इसलिए कि जो चीज़ नहीं है उसे ज़बरदस्ती स्थापित करने का पूरे इतिहास में प्रयास किया गया है जब मार्क्सवादी लेखक लिखते हैं, और उनके लॉजिक जो है बार बार आपको दिखेगा कि कैसे वो तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर
किसी एक बच्चे के लिए 2 बिस्किट है तो दूसरे बच्चे के लिए भी 2 बिस्किट होना चाहिए। आप किसी को 2 बिस्किट देते हैं और किसी को आधा देते हैं, बोलते हैं मैंने बराबर कर दिया, तो ये लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर जातिवाद, शोषण, सामंतवाद की बातें थी, अब हाल ही में खंडन हुआ उसका। सारी चीज़ें जो लगातार अब तो खंडन हो रहे हैं, जो बात आंख बंद करके लिख दिया गया, बता दिया गया, जैसे एक टीचर अभी पढ़ा रहे हैं कि लोहा आया तो अधिशेष बढ़ा, उसके पहले खेती नहीं, लोहा नहीं था तो खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए घुमा करते थे ऋग्वैदिक आर्यंस। मतलब उल्टा, अगर आप बातें वही हैं, फैक्ट वही है और उसको उल्टा विश्लेषण कर दें तो नया स्टूडेंट जो है, नया जो एस्पिरेंट है वो उसका दिमाग जो है आप घुमा देते हैं और घुमाने में सफल भी होते हैं। ये मेरा पूरा लेक्चर इसी बात पे यहाँ पर टिका हुआ है कि विश्लेषण आप अपने हिसाब से करें। मैंने पहले भी बात अपने लेक्चर दिया था IAS कैसे बने इस वाले संदर्भ में, तो उसमें मैंने बताया है लॉजिक, बार बार लॉजिक की बातें की है, और भी बहुत सारे लेक्चर इसमें लॉजिक की बातें कर रहा हूँ मैं। लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा और बेहतर विश्लेषण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैदिक एरा में लगातार आपका हड़प्पा टू वैदिक दिखाया गया, फिर उसके आगे भी खराब। अब आप बताते हैं, उस लेक्चर में है कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, जाति बना दिया गया और बना करके लोगों पे मानसिकता पे प्रेशर बना, इसलिए बुद्ध जैन जैसे धर्म आए और लोग आसान चीज़ को देखे और उधर मूव कर गए। बहुत ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है ये, और उस प्रेशर को इतना दिखाया गया है उस लेक्चर में कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो आपके माइंड में आया कि हाँ प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और भी बहुत सारी उसमें बातें रखी गई हैं कि ये बात है और इसके चलते वो हुआ। तो फिर आपको एक क्वेश्चन डालना चाहिए यहाँ पे कि ठीक है, जब बुद्ध और जैन में चले गए तो फिर लगातार अभी तक तो, और मेजॉरिटी इंडिया बता भी रहे हैं लेक्चर में और किताबों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स को छोड़ करके मेजॉरिटी इंडियन जो है वो बुद्ध जैन में चले गए हैं। मेजॉरिटी, यही वर्ड हर जगह देखने को मिलता है। कोई डेटा एग्जैक्ट नहीं है कि 80% ऑफ इंडियन या 70% ऑफ इंडियन, ऐसा कोई डेटा नहीं है। चलिए, मेजॉरिटी जब चले गए, मतलब भारत का एक बड़ा हिस्सा बुद्ध और जैन धर्म में ज्वाइन किया है, तो उसके बाद कंटिन्यूटी क्यों नहीं बनी रही? ठीक है, आप मनु के दौर में आएंगे, देखेंगे कि मठों में व्यभिचार फैल चुका है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मनु चाबुक चला रहे हैं कि एक बार आप दोबारा इस धर्म में आओगे, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आओगे, तो फिर आने के बाद अगर इस धर्म से बाहर निकलते हो तो तुम्हें कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसी शब्द को, इसी लाइन को मनु चाबुक चला रहा है, ये लिखा गया अपने अपने तरीक़ों से। सच्चाई है, वो चाबुक, वो कड़ाई, वो अब पहली बार किसी, हर धर्म में एक चेहरा को दिखाया जाता है, हमेशा होता है। इस सनातनी धर्म में आपको कभी कोई चेहरा नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा, वो मनु। और वो इसलिए जो एक चेहरे वाले धर्म हैं, उन धर्म के लोगों को, अनुयायियों को कंट्रोल करने के लिए एक चेहरा चाहिए, शायद इस वजह से ही इस चीज़ को दिखाया गया है। ये इस तरह का विश्लेषण विशिष्ट तरीके से कहीं पे है नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि मनु दिखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि पहली बार दिख रहा है कोई व्यक्ति, अलग अलग धर्मों की तुलना में एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसका नाम भी है, और वो ऐसे वक्तव्यों को, लाइन्स को यूज कर रहा है। और फिर मेजॉरिटी लोग हिंदू बनते हैं। बाद में कहा जाता है कि हिंदू धर्म ने उदरस्त कर लिया बुद्धिज़्म को, बुद्ध को भी अवतार का नाम दे दिया। आप भी जानते हो कि आपके पास एक शर्ट है, आप पहने हुए हो, जब तक आप पहने हो आपसे वो आप ही का कहलाएगा, आपने ख़रीदा है, पहना है, हमेशा आप धोते हो, पहनते हो, आप ही का है वो। लेकिन आप सड़क पे या कहीं पे, किसी पेड़ पे, किसी जगह पे जाके आप उस शर्ट को टांग देते हैं और आप कभी उससे पूछते ही नहीं हैं। नेचुरल सी बात है कि कोई जिसको आवश्यकता है वो पहन कर चल दे वहाँ से, और फिर वो घूमता फिरता रहे, कहीं चला जाए, तो वो शर्ट उसी का हो गया। लोग जानेंगे और मानेंगे कि वो शर्ट उसका है। वो आपको तो ध्यान था ही नहीं उस पर, वैसे भी आपको ध्यान नहीं था, आपको परवाह नहीं है कि वो शर्ट किसने पहना, कहाँ गया, तो वो आपका रहा नहीं, वो उसका हो गया। अब उस व्यक्ति पे आरोप लगाइए कि वो शर्ट आपने उदरस्त कर लिया या ले लिया या अपना लिया ज़बरदस्ती तरीके से, आप इतने पावरफुल हो, तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। उदरस्त हो गया, ये एक लाइन है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा पावर और फोर्स देकर नहीं यूज कर सकते हैं। कारण बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में जब उसको बनाया गया कि हाँ भैया आप हिंदुइज्म का ही एक पार्ट हो और बुद्ध भी एक अवतार थे, और ये सुमान्य हो गया, जबकि विश्व के अन्य देशों में आज भी बुद्धिस्ट बहुत सारे हैं, तो इंडिया में मान हो गया। इंडिया में अभी भी बुद्धिस्ट कितने हैं? नगण्य।
और एक समय था कि बहुत ज़्यादा थे, और हिंदुज़म में वो उद्रस्त हो गए, वो सब लोग आ गए। तो अगर ब्राह्मण इतने ही पावरफुल थे, अगर आप उनका नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसे ही दिखाओगे, इतने ही पावरफुल थे, तो फिर कुछ और भी सवाल आ खड़े होते हैं कि ब्राह्मण डायनेस्टी तो थे ही थे कुछ मौर्य से पहले भी, बाद भी। तो जब अपने धर्म से विधर्मी लोग आएंगे आपके पास, शासन करेंगे, तो कहीं ना कहीं अनईजी हर किसी को फील होता है। तो 712 ले लीजिए या उसके आगे का फेज का ले लीजिए, लगातार जब भी दूसरे धर्म के लोग शासन करने भारत में आए, तो ब्राह्मणों को वहाँ उठ खड़ा होना चाहिए था। जब वो बड़े बड़े धर्म को भी तहस नहस कर सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो उन चीज़ों को भी तहस नहस कर सकते हैं। बार बार इन्वेडर आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अटैक करने के बाद लूटपाट करके जा भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ इस्टेब्लिश हुए, शासन किए, इसी गंगा जमुनी संस्कृति डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स अगर पावरफुल थे तो ये नहीं होना चाहिए था, उनको अपने धर्म के हिसाब से ही शासन चलना चाहिए था। अगर इतना ही पावरफुल था कि किसी धर्म विशेष को इतने सारे लोगों को उद्ध्वस्त कर रहा है, तो वही चाणक्य ने तो अपना धर्म बदला नहीं था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन अपना रहे हैं, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अपना रहे हैं, अशोका बुद्ध अपना रहे हैं, और वही चाणक्य कुछ नहीं बोलता है। या वही ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण धर्म के लोग या ब्राह्मण जो हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर इतने पावरफुल हैं तो बड़े बड़े राजाओं को कोई और धर्म मानने ना दें। अगर इतने पावरफुल हैं तो कहीं भी जब शासन प्रशासन में ऐसा लगे कि उन्हें दिक्कत हो रहा है, तो वो वहाँ पर अप्रोच करें। विधर्मी लोग आ रहे हैं तो उन्हें भगा दें, अंग्रेज तक को ना आने दें। हर जगह अगर इस तरह से बायस्ड तरीके से, ये टीचर्स के लेक्चर में आपको मिलेगा, किताबों में इतना बायस्ड चीज़ नहीं मिलेगा कि हर जगह आप किसी जाति विशेष को या ग्रुप विशेष को ब्लेम करते जाएं कि ये इतने पावरफुल थे कि ये जो चाहे सो किए। तो फिर सत्ता कैसे गवाए, सत्ता पे क्यों नहीं काबिज हुए। अब आपको जब बुद्धा और जैना का आता है, ये इस लेक्चर में बताया गया है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है कि क्षत्रिय जो हैं वो शूद्र कैटेगरी के लोगों का कल्याण करने के लिए नया धर्म लेके आते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा इस धर्म में प्रेशर है, बलि यज्ञ ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लेके आते हैं। ये लेक्चर बहुत ही उल्टा पुल्टा है, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है। बुद्ध धर्म को उस ज़माने में इतना लिखा हुआ है कि वो कुछ ज़्यादा बेहतर हिंदुज़म से दिखता है और लोग मूव भी करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा एनालिसिस ये भी हो सकता है कि ज़्यादा आसान तौर तरीका दिखाएंगे तो लोग मूव कर सकते हैं। नई विचारधाराओं को लेकर के आएंगे तो अक्सर लोग मूव करते हैं। एक मानसिकता होता है इंसान का, जैसे आप इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं कि शासन अच्छा भी चल रहा हो तो 10-20 साल बाद पलट दिया जाता है शासन को, बस इस बात के लिए कि एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। उसमें हाँ एक बात छिपी हुई है कि शासन कितना भी अच्छा कर ले, कुछ पहलू तो छूट ही जाते हैं, वो नहीं कर पाता है। कंप्लीसन इस वर्ल्ड में नहीं है। जैसे बजट बनाना बाल्टी में खड़े होकर के और बाल्टी के हैंडल को पकड़ कर उठाने के बराबर है, एक राइटर ने लिखा हुआ है। बजट का सबसे मतलब टफनेस को समझाने के लिए सबसे बेहतरीन लाइन यही है, और बहुत सारे वाक्य हैं। तो शासन प्रशासन में भी आप कंप्लीसन नहीं दे पाते हो। तो एंटी इनकम्बेंसी इस पूरे वर्ल्ड में है कि जहाँ भी इलेक्शन होता है तो लंबे समय तक एक दल नहीं टिक पाता है, क्योंकि वो कंप्लीसन में नहीं दे पा रहा है, नेचर कंप्लीसन में नहीं है। हम लगातार अच्छे होने की ओर बढ़ते रहते हैं, यही एक तौर तरीका है। ये हो गया एक विशेष दर्शन। तो वहाँ पर भी अगर सनातन धर्म चल रहा है, ब्राह्मण धर्म चल रहा है, तो ब्राह्मण धर्म क्या विशेष तरीके से सब कुछ दे पा रहा है? अगर जहाँ कमियाँ होंगी वहाँ पे कोई धर्म लेकर के आए, फोकस करके आए, नेचुरल के लोग मूव करेंगे। लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, उन्हीं मठों में व्यभिचार होने लगता है। बुद्ध की जो अपनी आइडियोलॉजी थी कि महिलाओं को शामिल नहीं होने देना है, वो प्रेशर में ही शामिल कर रहे हैं। शूद्रों को शामिल नहीं करना है मठों में, वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है और उनका ये जो आइडियोलॉजी था वो क्यों था, ये जब आएगा वो सेट मैं बताऊंगा। आपको अभी शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर बुद्ध धर्म में जब सब लोग गए, प्रेशर था यहाँ पे, तो फिर लौटे क्यों? मनु कहने पे लौट जाएंगे आप? यहाँ तो प्रेशर है। इस बात को समझिए कि इस तरीके से स्टडी नहीं करनी है। पूरा बुद्धा एरा का मैंने बात बताया। फिर आप जब चर्चा कर रहे हो कि हम मैनेज से अनमैनेज जा रहे हैं, तो महाजनपद काल में जो बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो रहे हैं, अब उससे तो आप कम से कम आपसी हम लोग तुलना नहीं करेंगे अपने इतिहास का इस तरीके से नेगेटिव अप्रोच के साथ। लेकिन महाजनपदों के आगे हड़प्पा क्या है, ये सोचने का विषय है।
ठीक है। अगर मौसम के वजह से कोई सभ्यता डिस्ट्रॉय हो रही है, वो भूकंप हो, बाढ़ हो इत्यादि, तो और मतलब इन्वेड करने वाले लोग से भी हो रही है, तो महाजनपद काल में तो सब कुछ है। ग्रंथों का निर्माण हो चुका है, बहुत सारे धर्म आ चुके हैं। बुद्ध के टाइम में 62 धर्म आए हुए हैं, लॉन्च किए हुए हैं। तो महाजनपद में आप देख रहे हो कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लेखनी हैं, भाषाएं हैं, राइटिंग चल रहे हैं, युद्ध हो रहा है। आप वर्ल्ड में पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो कि सिकंदर, जिसको विश्व विजेता का तमगा मिला है, वो भी लौट रहा है आपके यहाँ से। इतना सब कुछ है, तो नेचुरल सी बात है कि आप वैदिक का भी और हड़प्पा का भी सारे गुणों को लेकर के आप इस्टेब्लिश हो चुके हो, यहाँ तक कि युद्ध में भी बहुत ज़्यादा आगे। तो उसके बाद आता है स्वर्ण युग, गुप्ता वगैरह, हम बात करेंगे, बहुत सारा चीज़ आगे देखते जाएंगे। एक बात आप याद रखिए कि हिस्ट्री को इस तरीके से उल्टे पुल्टे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। किसी का भी इतिहास हो, भारतीय इतिहास हो या वर्ल्ड लेवल पे, आप लगातार उसमें उन्नति देखेंगे, न कि अवनति देखेंगे। कुछ चीज़ों में अगर अवनति देखेंगे तो आपको दिखाना होगा कि क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, तो ये अवनतियाँ हुई कुछ खास चीज़ों में। जैसे महिलाओं में, कोई टीचर अगर पढ़ाता है कि भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति लगातार गिरते ही चली गई, सर्वाधिक महत्व था हड़प्पा में, उसके बाद भी बहुत महत्व था वैदिक में, लेकिन हड़प्पा वैदिक में कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है वैदिक एरा में। फिर महाजनपद में और गिर जाता है, आगे के फेज आते आते हैं और गिरते जाता है, यहाँ तक कि जब हम आते हैं मध्य युग में, जब गुलाम वंश से लेकर के मुगल वंश की पढ़ाई अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे और भी, क्योंकि इन धर्मों में महिलाओं को और भी ज़्यादा दबा करके रखा गया है। तो हम जितना ही आगे बढ़ रहे हैं, तो एक तो हमारा तो डिग्रेडेशन हो रहा है महिलाओं के मामले में, लेकिन मध्यकाल में ऐसे लोग शासन करने आते हैं कि जो खुद महिलाओं को और ज़्यादा दबा के रखते हैं, और मामला दबते जाता है। हमारी भी कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं। मैं बिल्कुल यह नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि हम अपने इतिहास पे गौरव करें तो हर चीज़ पे गौरव कर लें, सती प्रथा पे गौरव कर लें, या बाल विवाह पे गौरव कर लें, शिशु बालिका हत्या पे गौरव कर लें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी स्टडीज़ हैं उसको लॉजिकली स्टडी करिए। जो गलत है उसको उस वे में एक्सेप्ट करना है, जो सही है उसको उस वे में एक्सेप्ट करना है। अपनी इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य, किसी शासन प्रशासन में हर जगह इतिहास का क्वेश्चन डाला जा रहा है, आपको पढ़ने का मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने इस लेटेस्ट जो 5000 साल का बेहतरीन आपका जो गुजरा है, लेटेस्ट मतलब हर जगह, हर विश्व में हर जगह पे पिछले 5000-6000 साल में मानव इतिहास का जो डेवलपमेंट है ज़्यादा स्पीड से हुआ इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। जो उसके पहले आप हज़ारों साल लाखों साल का देखेंगे, काफ़ी स्पीड। अभी जो हम लोग एरा में गुजर रहे हैं टेक्नोलॉजी के एरा में, कि आज से 20-30 साल पहले फ़ोन भी आम जनता में सुलभ नहीं था, और अब फ़ोन तो है ही है, आप सब कुछ आपके हाथ में है। तो यहाँ लगता है कि बहुत स्पीड से गुजर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों का महत्व कम नहीं है जहाँ पे इतने सारे खोज हुए, कितनी समस्याएं थी वहाँ पे, क्या क्या खोज हुए। खैर चलिए, वो फिर विषयांतर हो जाएगा। तो इस लगातार डेवलपमेंट वाले फेज में हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़राब भी बना देता है अच्छी चीज़ों को। तो हमें एक चीज़ दिखेगा, कुछ लोगों के पास पावर आएगा, पुरुष तत्वों के पास पावर आएगा तो महिलाओं का अवनति होता चला जाएगा। कुछ विशेष वर्गों के पास पावर आएगा तो कुछ विशेष वर्ग का पावर कम हो जाएगा, और एक विशेष वर्ग जो पावरफुल है उसके द्वारा वो शोषित हो जाएगा। महिलाएं पुरुषों के द्वारा शोषित हो जाएंगी। ये नेचुरल सी बातें दिखेंगी, लगातार आपको दिखेंगी। इसका मैं एक कानून से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कानून भी परंपराओं से डेवलप होता है कि हमारे हिंदू लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि बड़े भाई में छोटे भाई का अधिकार है। बड़ा भाई अपने मतलब जो संपत्ति अर्जित कर रहा है या उसके नाम पे पहले से भी है, तो उसमें अधिकार है छोटे भाई का, वो दावा कर सकता है। ये अजीब सा नियम क्यों? क्योंकि पहले आप देखते थे कि शादी विवाह के बाद बच्चों में गैप 20-20 साल का भी होता था, कि बड़ा भाई छोटा सा में 20 साल का भी गैप होगा। तो नेचुरल सी बात है कि अगर 20 साल का गैप है बड़े भाई और छोटे भाई में, तो 20 साल पहले जो जन्म ले रहा है उसका शादी विवाह भी पहले होगा। पिता के बाद उसकी पकड़ पूरे अपने घर पर ज़्यादा होगी, और उसका छोटा भाई जो कि उसके पुत्र तुल्य है, और बहुतों जगह आप देखेंगे कि आप उस बड़े भाई के पुत्र से भी छोटा उसका भाई भी है। तो इस क्रम में क्या होगा कि वो उसके द्वारा कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, अपने संतति के आगे अपने भाई से, जबकि पहले उसको अपने भाई से बराबरी का बंटवारा करना है या भाइयों से, तब जा करके जो अपना हिस्सा है उसमें से अपने पुत्र या पुत्रों को देना है। लेकिन यहाँ पे पुत्र मोह में यह चीज़ होता है, तो कानून बनाया गया कि नहीं, बड़ा भाई
में छोटे भाई का अधिकार है, वो उसका आधा संपत्ति ले सकता है, एक्सेट्रा। तो इस पूरे प्रक्रम को इस तरह से भी कोट कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल है कि जिसके पास पावर आ जाता है, एक छोटा सा पावर है, 2 भाइयों की बात है या कई भाइयों की बात है, तो उस पावर में भी वो क्या कर रहा है कि अपने ही भाई से मजबूर हो जा रहा है। ह्यूमन नेचर है, अपना संतान होने के बाद अक्सर लोग करने लगते हैं। तो अपने ही भाई को वो नहीं दे पा रहा है चीज़ों को, उसके हिस्से को, उसके हक को। तो जब अब एक ही माँ पिता का औलाद जब आपस में शोषण कर दे, उसकी चीज़ों को आप छीन लें, उसको छीनने के लिए उस पर दबाव, उसके मानसिकता पे आप हावी हो जाएं, इसलिए उसको शोषित बना दें, उसको इस तरह से कर दें कि वो आपसे डर जाए, आपसे मांग भी ना पाए। तो जब खुद के सहोदर भाइयों में ये हो सकता है, तो पूरे के पूरे सोसाइटी में कैसे नहीं। आज भी होता है, आज भी आप इस सच्चाई से मुकर नहीं सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। आप रतन टाटा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं तो बताते हैं कि स्टूडेंट, आप अभी दुनिया की बाहरी सच्चाई से, मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर की सच्चाई को नहीं जान रहे हो। आपको 2-3 बड़ी बड़ी बाधाएं मिलेंगी, उसमें एक बॉस नाम का प्राणी मिलेगा। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, एक बॉस जो आपसे जस्ट ऊपर होता है या 1-2 श्रेणी और ऊपर होता है, वो आपके जीवन का सबसे विभत्स रूप होता है। आपका शोषण इतना करता है कि किसी भी शोषण का धज्जिया उड़ा देता है। आपको ठीक है, सब कुछ है आपके पास, आप ऑफिस जाते हो, बॉस है, आपके पास गाड़ी है, एसी है रहने जीने के लिए, टीवी है, मतलब सुविधाओं से जीने के लिए सब कुछ सामान है घर में, पेमेंट भी है, फिर भी डेली के डेली मेंटल टॉर्चर कर रहा है। आप तो डेवलप हो, आपके पास हर सुविधा है और आप एक बॉस से डेली टॉर्चर हो रहे हो। तो ये तो लगातार विश्व का, हाँ, इस पे ज़रूर वर्क करना चाहिए फिलोसोफर्स को और भी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कैसे इस तरह के शोषण से बचाया जाए लोगों को। आज भी जो शोषण हो रहा है मानसिक स्तर पे, पहले भी मानसिक स्तर पर होता था, धन का अभाव था, गैप था बहुत ज़्यादा, तो उस स्तर पे भी बहुत सारे जो रिच लोग थे, हमारे इतिहास का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर लोगों को इतना तक भी उतर गए अन्याय पे कि इंसान को इंसान ना समझने लगे, जानवर तुल्य भी बिहेव किए। लेकिन क्या सारे रिच ने सारे गरीबों के साथ ऐसा किया? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। इस पे फिर मैं लेक्चर देने के क्रम में, इतिहास डिटेल से पढ़ाने के क्रम में बताऊँगा कि ऐसा नहीं है, और किसी भी किताब में भी ये आपको नहीं मिलेगा। मैं वही बातें करूँगा जो किताबों में सर्वमान्य है, और वहाँ से कुछ अलग विश्लेषण होगा तो ऐसा होगा जो कि काटा ना जा सके, और ऐसा ना आप विश्लेषण कर दें जो कि लॉजिकली पूरा चारों तरफ से कट जाए और बेकार सा आपका वो बन जाए, एनालिसिस बन जाए और आपका नंबर कटे, सब कुछ कटे। मतलब उस एनालिसिस से फैक्ट कट जाएं अपने आप में, जो अब तक इस्टेब्लिश हैं, जो कठोर फैक्ट हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे महिलाओं का शोषण हुआ है, एससी कैटेगरीज का शोषण हुआ है, जिनका भी शोषण हुआ है कुछ हद तक ही सही, लेकिन उसको एग्जेगरेट करके भी कहीं कहीं दिखाया जाता है कि शोषण ही शोषण। आप भी जानते हो कि जब इतना शोषण, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत पहले आया, उसमें 62 धर्म आए, बाद में भी आपको मुस्लिम काल में दिखता है कि अलग धर्म है, वहाँ भी लोग कन्वर्ट होते हैं। तो सारे लोग कन्वर्ट हो जाते अगर इतना बड़ा शोषण का मामला दिखता। तो अपने ही इतिहास को हम लोग इतने गंदे नज़रिए से देखेंगे तो ये उचित नहीं है। पढ़ने के क्रम में चीज़ें सामने आती हैं और एक नज़रिया हम लोग बना लेते हैं, हर स्टूडेंट बना लेता है। जो तथाकथित अगड़ी जाति का है वो सोचता है कि वो हमारे पूर्वज कितने नीच थे, इतना शोषण किया उन्होंने, और जो तथाकथित निचली जाति का है वो सोचता है कि बताओ इन लोगों ने हमारा कितना शोषण किया है, और उसके संततियों से, अगड़ी जाति के बच्चों से भी वो उतना ही नफरत की भावना पाल लेते हैं। और ये अजीब सा आज भी चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है। इसके दम पे पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है, कास्टिज्म के वोट एक्सेट्रा पे। खैर, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आपको ये जानना है, मेरे लेक्चर में विषयांतर हो रहा है, लेकिन आपको एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी ये जानना है कि कैसे ये सारा खेल चल रहा है। तो ज़रा सोचिए कि आप एक व्यक्ति हो, आपको बता दिया जाए कि आपका शोषण हुआ है लगातार, तो आप इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे। आप उन लोगों के प्रति नफरत की भावना पैदा कर ही लोगे जिनके बारे में कहा गया कि आपका शोषण किया गया है। फिर आप ही वो व्यक्ति हो। अब आपको बताया जा रहा है कि आपने शोषण किया है, आप बिना मतलब का गर्व से फूल जाओगे। ह्यूमन नेचर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों है आप में, तो आप गर्व से फूल हो जाओगे। अच्छा, हमने शोषण किया है, भले ही एक बार दिखेगा, अति कहीं दिखेगा, मानवता का हनन दिखेगा, तो आपको खुद के पूर्वजों में दिखेगा ये बात कि नहीं, उन्होंने सही नहीं किया है। लेकिन क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए, या जब भी आप किसी बात में दबोगे तो किसी को इस बात से दबाओगे कि हम तो शोषक वर्ग से हैं, आपका शोषण किया है हमने। यही वर्ड, यही लाइन ला करके बीच में, और आज भी इस चीज़ को एक हथियार बना दिया गया है लोगों के लिए कि
जब आप हारने लगेंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे बात करने को कि मैंने आपका शोषण किया है। एक्चुअल में यह कितना है नहीं है यह तो सोचने की बात है। खैर, तो मेरा कहना था कि जब बुद्ध और जैन आए उस समय 62 धर्म आए तो क्या हुआ परिणाम, और फिर रिटर्निंग होता है। तो वैदिक एरा के महानतम चीज़ों को आप यूं ही नहीं नकार सकते। बुद्ध और जैन आ रहे हैं, वहाँ पे एक विश्लेषण ये भी है कि बुद्ध, जैन और बाकी धर्म वाले क्षत्रिय हैं या तो कुछ लोग वैश्य हैं। इनके पास क्या क्या है, एक के पास साम्राज्य है, सत्ता है, और एक के पास धन है। अब इनको जो ब्राह्मण हैं उनसे चाहिए ज़्यादा इज्जत, उन्हें इज्जत मिल रहा है, उन्हें सम्मान मिल रहा है। अब सम्मान कुछ भी ये कर लें, सम्मान उनसे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। यही एक फैक्ट जो इतिहास में भी है, बताता है सम्मान तब तक मिलेगा आपको, तभी मिलेगा जब आप अच्छे होंगे। और मैं किसी जाति विशेष को, ब्राह्मण को इस्टेब्लिश नहीं करने जा रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा और ये सब, लेकिन यहाँ आप लॉजिक देखिए। और कोई शूद्र क्यों नहीं धर्म का निर्माण कर रहा है, एक राजा ही क्यों कर रहा है? ब्राह्मणों में से कुछ लोग क्यों नहीं निर्माण कर रहे हैं? अगर व्यक्तिवाद की वहाँ पर बात आ जाएगी, व्यक्ति विशेष की बात आ जाएगी, तो बहुत सारे ब्राह्मण भी चाहेंगे कि मैं भी कुछ अपना तैयार करूँ, कम से कम देख करके भी, देखा देखे भी। लेकिन ब्राह्मणों में से कोई सामने नहीं आता है, और क्षत्रियों में से, वैश्यों में से लोग आते हैं, धर्म का निर्माण भी कर रहे हैं। धर्म कंटिन्यू लंबा चलता नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष कोई धर्म बना रहे हैं। आज भी आप गौर से देखोगे तो एक व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ धर्म अगर उसको डेवलप न किया जाए टाइम टाइम, तो वो कैसे विकृतियाँ ले लेता है। और यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये हजारों साल में हर एरा में लाखों लोगों का परिणाम है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत सारे ब्राह्मण्स का रिसर्च का परिणाम है वो, और कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट की ओर। तो आप कहेंगे फिर बौद्ध धर्म जन बनता लोग क्यों जाते हैं? मैंने पहले भी कह दिया है कि उस टाइम में या किसी टाइम में भी कितना भी कोई चीज़ अच्छा बना दिया जाए, कुछ कमियां रह जाएंगी, उसी कमियों को ही उठा करके आप सामने ला सकते हैं। फिर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म का महत्व नहीं है, बेकार है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर के आया है, और ये समय का डिमांड रहा कि उद्रस्त वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहूँगा, समाहन जरूर बोलूँगा कि समाहित, क्योंकि हमारा टोटल कल्चर आज गंगे जमुनी कल्चर है। इस्लामिक लोगों के साथ भी हम लोग तारतम्यता मिला के चल रहे हैं, और सब एक हैं, सब इंडियंस हैं। और जब इस तरह का हमारा कल्चर का आज भी मनोभाव है, आप जो भी हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आपको पता है कि आपके अगल बगल हर जाति हर धर्म के लोग हैं, और समरसता भी है। आप जब किसी को कमज़ोर देखते हो तो आपका मन कहता है कि मैं इसका मदद कर दूं। कर पाओ नहीं कर पाओ बात की बात है। किसी साथ अति अन्याय होगा तो आप उठ खड़ा होगे कि नहीं, मानवता का इतना हनन न करो। ये है भारतीय परिचय। तो इस परिचय को आप ध्यान में रखेंगे, और इसका पूरा इतिहास के परिचय को ध्यान में रखेंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई जादुई व्यक्ति आ गए थे हमारे इतिहास में, हमारे ही पूर्वज, और उन्होंने जादू जैसा हरकत किया और अब बिल्कुल हम लोग नॉर्मल हो गए हैं। अगर उन्हीं जादुई महापुरुषों के हम लोग वंशज हैं तो हम भी जादूगर होंगे। खैर, ये आप लॉजिकल तरीके से देखिए कि डेवलपमेंट लगातार हुआ है। कुछ क्षेत्रों में कुछ डेवलपमेंट्स का कुरीति और कुछ कुपरिणाम भी दिखेगा। फिर आसानी से जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो आसानी से हम कमबैक भी कर रहे हैं, कोई इतना भी टफ चीज़ नहीं रहा है। और वैदिक काल, हड़प्पा काल का जो कंपैरिजन है, इसके बाद का जो महाजनपद एरा का जो कंपैरिजन है, फिर जिन लोगों ने ये कंपैरिजन करके आपको दिखाया बताया है, आजकल बता रहे हैं कुछ लोग, तो वो फिर ये नहीं बता पाते हैं कि फिर बुद्ध और जैन धर्म का क्या मामला हुआ, या आगे कई एक जगह वो लोग ये भी नहीं बता पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि लगातार हम मैनेज से अनमैनेज होते गए हैं, तो हमारे पास आप सरप्लस भी बताते हो उधर वैदिक फेज में। तो अगर हम लगातार अनमैनेज हो रहे हैं तो लगातार हम कमज़ोर होंगे ना विश्व की तुलना में। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि भारतीय इतिहास लगातार मैनेज से अनमैनेज होते चला जा रहा है, तो पूरा विश्व तो कम से कम आपने ये तुलना नहीं किया कि हाँ विश्व के कुछ और भी जगह थे। कुछ और छोड़िए, आपके लेक्चर से लगता है कि पूरा विश्व अलग मामले में है, भारत अलग मामले में है। तो जब इतना ही अनमैनेज्ड हो रहा है तो आप बार बार देखोगे जैसे कि औरंगजेब के जाने के बाद खजाना खाली पड़ा हुआ था, और फिर 8-10 सालों में अपने आप ही खजाना भरने लगा, और ये दिखता है कि यहाँ का जो सरप्लस है उसके वजह से खजाना फिर से भरने लगा। आप देखोगे क्लाइव, जो कि मात्र 3 साल, बाद में और भी 2 साल, मतलब कुछ सालों का ही वो गवर्नर रहा है बंगाल का, और यहाँ से लेके जाता है जब धन, कुल मिला के कुछ ही सालों से में जो अर्न कर लेता है, वो तरह तरीके से अर्न किया था। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो सबसे रईस लोग हैं वो जल रहे हैं, उनके कंपैरिजन में क्लाइव के पास ज़्यादा धन है। तो एकाएक उस घटना से, ये इतिहास का फैक्ट है, उस घटना से ब्रिटेन का ध्यान आकर्षण होता है इंडिया की ओर, कि एक छोटे से क्षेत्र में एक प्रशासक हमारा
धन उगाही करके आ रहा है, तो इतना धनी हो गया है, तो वहाँ पर धन कितना है, ये प्रमाणित करता है कि जो सोने की चिड़िया इंडिया कही जाती थी, कहा जाता है, और सोने की चिड़िया भारत को तमगा दिया गया था, अंग्रेज आए और इसे शोषण कर लिया और इसको मतलब कहीं ना कहीं गरीब बना के छोड़ दिए। तो हमारा हड़प्पा से लेकर अभी तक का डेवलपमेंट का ही परिणाम है कि हम सोने की चिड़िया इस्टेब्लिश हो पाए। आज भी पद्मनाभन का मंदिर मिले या कहीं मिले, इतना खजाना मिलता है कि कल्पना से परे। तो डेवलपमेंट तो है ही है, आप अनमैनेज कैसे कर सकते हैं? अनमैनेज लोग क्या इतना ज़्यादा सरप्लस ला सकते हैं? क्या इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकते हैं? सोने का चिड़िया अपने देश को कहलवा सकते हैं विश्व स्तर पे? यहाँ पे कॉलोनी बनाना मतलब इंग्लैंड रियल में उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। यह ऐसा देश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वस्व था हमारे पास, कुछ चीज़ें होंगी तो कुछ चीज़ें जाएंगी, और हमारा ही नहीं, किसी का भी इतिहास आप लेंगे तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो इस पूरे लेक्चर का मतलब ये है कि आप वैसे लेक्चर्स को ज़रूर इग्नोर करें, ये आपके सक्सेस में बाधा क्रम है कि इलॉजिकल तरीके से किसी भी चीज़ को डाल दिया जाए। आप किसी का भी लेक्चर सुनिए तो आप कंपैरिजन कीजिए, मेरा भी चैप्टर वाइज लेक्चर आते जाएगा, आप कंपैरिजन करेंगे। आप अनायास ही कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, कोई भी लेक्चर उठाइए, उस लेक्चर का चैप्टर उठाइए बुक्स में और पढ़िए, और देखिए कि टीचर कितना वैरी कर रहे हैं, कितना रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आपको देखना काम है। अगर आप ये नहीं देखेंगे, हर स्टूडेंट जो लेक्चर सुन रहा है बैठ करके, उसे जाति और धर्म से फिलहाल विशेष मतलब नहीं है, तो वो अच्छा भी कर रहा है और स्टूडेंट धर्म निभा रहा है, क्योंकि एस्पिरेंट धर्म उसको निभाना है, उसको कंपटीशन कम्पीट करना है, उसे बायस्ड नहीं होना है, तो वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन अनायास उसे कुछ चीज़ें मिल जाएं विश्लेषण के तौर पे और वो उसको ढोता रहे। मैंने भी जब अध्ययन किया, तैयारी की यूपीएससी की, तो उस क्रम में भी मैंने शिक्षकों को देखा कि अलग अलग जाति के होने की वजह से उनका अलग अलग अप्रोच बन गया है, माइनर ही सही, तो उस समय इतना चिंतनीय विषय नहीं था। अब बहुत ज़्यादा चिंतनीय है कि जिसको मन कर रहा है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दे रहा है, जो मन में आया वो विश्लेषण कर दिए, चीज़ों के साथ आसानी से छेड़छाड़ कर दिए। एक तो पहले से छेड़छाड़ हुआ पड़ा है हमारा इतिहास, और भी छेड़छाड़ कर दिए। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को हराने के लिए उसके इतिहास को धूमिल करना अति आवश्यक है, उसको गौरव का फील नहीं कराना अति आवश्यक है। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे और आज आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में और जाति व्यवस्था धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुई है, एकाएक उसका इस्टेब्लिशमेंट का उत्तर वैदिक काल में चर्चाएं मिलती हैं किताबों में। लेकिन आप एक जगह ये भी पढ़ेंगे, एक जगह मतलब कि लगातार पढ़ते पढ़ते हर जगह ये भी पढ़ेंगे कि गुप्ता एरा तक भी पूरे तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ जाति प्रथा, या लगभग उसके बाद पूरा इस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब वहाँ तक हो रहा है इस्टेब्लिश जाति व्यवस्था। अब इसमें भी एक थ्योरी है, एक वो है, सिद्धांत है कि जब वर्ण व्यवस्था था ऋग्वैदिक काल में, मैंने इतना सारा लेक्चर दिया वर्ण व्यवस्था, अगर आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा लेक्चर में आप न्यूट्रल कंडीशन में आ गए होंगे, मुझसे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, अब रिलेट कर लेंगे कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है, कम्प्लीटली वर्ण व्यवस्था। मतलब एक ब्राह्मण का पुत्र मन करे कि मैं कुछ आसान कार्य करूँ, सेवा करना आसान काम था, शूद्र शब्द भी जो इस तरह से दिखाया जाता है आज के डेट में वैसा नहीं था, तो वह मतलब निकृष्टतम फीलिंग वाला सेंस नहीं था शूद्र वर्ड में भी, सर्विस सेक्टर उसको मान के चलिए। तो सेवा वाले काम में अगर आप उतरेंगे, ब्राह्मण का पुत्र हैं तो उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शूद्र भी ब्राह्मण का कार्य करना चाहता है, वो कर रहा है। उस समय यही है कि वर्ण व्यवस्था है, आप किस वर्ण के हो यह जाना जा रहा था कि आप कौन सा पेशा अपनाए हुए हो। एक ही परिवार में कोई शूद्र भी है, कोई वैश्य भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई कुछ भी है, और वो लगातार मतलब ऋग्वैदिक एरा में चल रहा है लगातार। एक मोटा मोटी टाइम दिया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो अगर 500-600 साल अगर हम देख रहे हैं कि लगातार 500-600 साल बहुत लंबा समय होता है, अवधि होता है, लगातार इसमें कितने सारे जनरेशन आ जाएंगे। लगातार एक ही व्यवस्था चल रहा है कि आप कोई भी पेशा अपना सकते हो, वो है वर्ण व्यवस्था। आप जब मन तब प्रोटेक्ट गार्ड बन सकते हो, क्षत्रिय हो बन जाओगे, आप व्यवसाय करने लगो तो आप वैसे हो, आप अगर टीचिंग और खोज से रिलेटेड चीज़ों में लगे हुए हो, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कुछ लोगों को लगाया गया कि खोज में लगे रहिए। तो मेरे इस लाइन को आप ध्यान से कैच कीजिएगा, कुछ लोगों को लगाया गया मतलब हमने एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि कुछ लोग प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ लोग उसी कबीलाई समाज को, कुछ लोग थिंकिंग करेंगे, कुछ लोग ट्रेड करेंगे, कुछ लोग सबको सर्विस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाइन कैसे कैसे बायस्ड यूज कर दिया जाता है कि कुछ लोग सबको सर्विस देंगे,
तो कुछ लोग जो थिंकिंग कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सबको कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। ये लाइन बार बार नहीं आता, किताब में लिखा हुआ भी हर जगह इस तरीके से नहीं आता है। कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। भारतीय इतिहास को धूमिल करने के लिए पहले ही से बहुत सारे योद्धाओं ने अपना कमर कस के किताबों में लिख दिया है, और अब एक और महान लोग उतर रहे हैं यूट्यूब में और इसको महान बता रहे हैं। मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोलना चाहा है। आप तो किसी भी जनरेशन को उसके इतिहास को निकृष्टतम बता दीजिए, उसका जोश ठंडा पड़ जाएगा। किसी भी जनरेशन को आप इंग्लिश मूवी देखते हैं, स्पार्टन्स और क्या क्या वो लोग बताते हैं कि हमारा इतिहास कैसा है, उनमें जोश भर जाता है और सारे लोग मिलकर के क्या से क्या कर देते हैं। हमारा इतिहास भी इतना ही गौरवमयी और महानतम है। हमारा कम से कम सोच जरूर महानतम है। हम हमेशा उदारता की ओर चलते हैं। जिस इतिहास में वसुधैव कुटुंबकम जैसा शब्द हो और उसी का परिणत रूप आप देखते हैं कि एकात्म मानववाद भी आता है। हमारे इस जनरेशन को ना यह सोचने का फुर्सत है और ना ही किसी को सोचवाने का फुर्सत है कि एकात्म मानववाद क्या है। वसुधैव कुटुंबकम तो आसानी समझ में आ जाता है कि पूरा विश्व कुटुंब है, और इस लाइन को कैच करके आप नहीं चल रहे हो तब, जबकि बताया जा रहा है कि हमने अति किया है इतिहास में बुराइयों में। ध्यान दीजिए, अति हुआ है कि नहीं हुआ है, यह समझने का चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्दों से। रविदास महानतम बनते हैं अगर ब्राह्मणों का साम्राज्य है, उसी एरा में महान बन रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं ना कहीं ये सबके मुंह पे रहता है, उसी एरा से रहता है। तो क्या ज्ञान को अगर लातों से दबाने का टेम्परामेंट होता, ठीक है, बहुत हद तक बहुत लंबे समय तक ब्राह्मणों के कंधों पे ही ये चीज़ रहा है, जब जाति व्यवस्था भी इस्टेब्लिश हो गई कि ज्ञान उन्हीं कंधों पे है। तो रविदास के समय में भी रविदास ने मन चंगा कटौती गंगा में बात किया है। तो आप सर्वाधिक, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात चलती है तो वैसे ही मन चंगा तो कटौती में गंगा बार बार लोगों के मुंह पे रहता है और ब्राह्मणों के मुंह पे भी रहता है। तो क्या ब्राह्मणों ने उस समय, तत्कालिक समय से लेकर अभी तक या उसके पहले भी इस चीज़ को इस्टेब्लिश होने दिया, नहीं होने दिया? आप देख सकते हो कोई धर्म आ रहा है वैदिक फेज के बाद, तो सारे धर्म इस्टेब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उन्होंने होने दिया कि नहीं होने दिया, आप देख सकते हो। अगर इतने ही पावरफुल थे तो इस धर्म को इस्टेब्लिश नहीं होने देते। आप बात को समझिए। तो इन चीज़ों का विश्लेषण हम इसी तरीके से करेंगे, इतिहास को सही वे में पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक नया इतिहास क्रिएट करके इस्टेब्लिश कर देना है, लेकिन विश्लेषण में इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछेगा कि क्या भारतीय इतिहास में छेड़छाड़ हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा हाँ या ना। आपको बताना पड़ेगा कि किन लोगों ने कैसे कैसे किया, ब्रिटिशर्स ने कैसे छेड़छाड़ किया, उनका छेड़छाड़ करने के पीछे उद्देश्य क्या था, मार्क्सवादियों ने कैसे किया, उनका छेड़छाड़ करने के पीछे उद्देश्य क्या था। ये आपको बताना पड़ेगा, ये फैक्ट्स हैं, ये देना पड़ेगा। विश्लेषण में भी, अपने राइटिंग्स में भी। मेंस वो चीज़ है जो आपको सिलेक्ट करवाता है। मेरे पहले भी लेक्चर में आ चुका है। वीडियो लेक्चर में कभी कभी इंसान बोलता कुछ है और मुंह से कभी कुछ सोचता कुछ है और मुंह से कुछ निकल जाता है। एक आध बार ऐसा होता है, ये फैकल्टीज़ किसी भी फैकल्टी के द्वारा हो सकता है। एक आध एरर का और पूरा का पूरा लगातार आप बात कर रहे हैं और स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसमें अंतर है। जैसे मेरे भी प्रीवियस लेक्चर में एक आध जगह एरर आया है। जैसे मैंने अपने राष्ट्रवाद वाले लेक्चर में बेनेडिक्ट एंडरसन का नाम लिया है और 1883 में उनकी इमेजिन कम्युनिटीज़ बुक आई है, ये बता दिया है। मेरे मुंह से, मेरे दिमाग में 1983 था और 18 निकल जाता है। जब मैं अपने ही लेक्चर को दोबारा देखता हूँ अपलोड करने के बाद, तो मुझे दिखता है कि मैंने कितना बड़ा एरर कर दिया है। मेरे ब्रेन में भी था कि मुझे ये रखना है, मैं उपनिवेशवाद वाले लेक्चर में रखना चाह रहा था, ध्यान से उतर गया, मैं अब रख रहा हूँ। फिर गवर्नर्स जनरल ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में मैंने 2-4 बार प्रयोग कर दिया। हालांकि आप गौर से देखेंगे तो मैंने बताया है कि वारेन हेस्टिंग्स को भी मेरे लेक्चर से आपको दिखेगा कि उसे बताया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो एक बार हुआ है, 4-5 बार मेरे मुंह से निकल गया है गवर्नर। जनरल वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, ये मतलब नोन सा बात है कि आप जानते हो, इसलिए मुंह से निकल गया। तो मैं उस चीज़ को अभी इस लेक्चर में सुधार रहा हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स मतलब वहाँ वो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। रॉबर्ट क्लाइव तक गवर्नर वर्ड यूज होगा और उसके बाद गवर्नर जनरल, क्योंकि जनरल वर्ड आने का मतलब है कि महा शब्द का यूज होता है जहाँ भी जनरल हम लोग यूज करते हैं। तो वो तब होगा जब मुंबई और चेन्नई, मैंने उस लेक्चर में बताया कि मुंबई चेन्नई उसके अंडर में, तो फिर गवर्नर कैसे है, वो तो जनरल कहाँ ही जाएगा। और फिर कैसे कैसे, तो वो गवर्नर जनरल वाले मैंने लेक्चर में सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लोगे। ये जो मैंने लगातार लेक्चर दिया है, अभी मैंने आपको हिस्ट्री का जो लगातार किसी किसी मामले में अप्रोच दिखाया कि कैसे आप इतिहास को देखोगे, इस पर भी एक विशेष लेक्चर आएगा जो कि पार्ट वाइज होगा। हम पार्ट वाइज दिखाएंगे कैसे कैसे इतिहास को कैसे देखना है, हिस्टोग्राफी का भी कुछ हद तक चर्चा करेंगे। लेकिन यह लेक्चर केवल इस बात के लिए है कि आप कौन कौन सा वीडियो नहीं देखें, किनका लेक्चर नहीं देखें, जो इस तरह का बायस्ड चीज़ों को बता रहे होंगे उनका आप ना देखें। मैंने उस लेक्चर के चैनल का नाम या उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, बहुतों तो देखा भी नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा चीज़ डाल रहे हो,
ये आपका काम है कि आप अपने आप को सजग रखिए। मैं एक दो का नाम बता भी दूं तो क्या फ़ायदा, कल को किसी और का लॉन्च होगा आप वो देखोगे। आपको इतना भी डिपेंडेंसी वाले मोड पे नहीं रहना है, आपको लॉजिक हर जगह भिड़ाना है, हर जगह लॉजिक लगाना है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट का मामला आएगा, क्या आएगा। अगर आप कोई लॉजिक रख रहे हो मैनेज टू अनमैनेज, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि फिर सोने की चिड़िया कैसे कही गई, फिर इतने सारे डायनेस्टी कैसे आए, एक से एक महान डायनेस्टी आए, बड़े बड़े शासक भी आते हैं टैलेंटेड, तो उनको भी किसी किसी को हराने में कितनी दिक्कतें आती हैं। हमारा कल्चर कितना डेवलप है। आप अगर कहते हो कि चलो सिविलाइजेशन हड़प्पा, अरे हमारा ही टोटल इतिहास है। मैं किसी को काउंटर करने के चक्कर में अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करके देखेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ईंट पक्कों का ईंट का मकान और बाकी सब है, व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, आज भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा महानतम चीज़ है, हमें गर्व फील होता है कि इतना पहले हमने इतना डेवलप किया। तो उसके बाद लगातार जो हमारे कल्चर है, हमारे जो चीज़ हैं एक से एक महान है, क्या वो डेवलपमेंट की ओर नहीं कहे जाएंगे? क्या वो मैनेज सिस्टम का परिणाम नहीं है? किसी के भी थोपे जाने से पहले थोपे गए, अभी अगर कोई थोप रहा है तो इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे, आपके नंबर पे भी, मार्क्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आप उस एंगल से देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने बताया था वर्ण व्यवस्था पे, तो वर्ण अब बता रहा हूँ तो बता दूँ कि उस समय वर्ण व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल में, और एक सिस्टम है जो यह बताता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही अनायास ही उसको चीज़ों को सीखने को मिल जाती है। कुम्हार का बेटा आसानी से कुम्हार बन सकता है, लोहार का बेटा आसानी से, मतलब उसको विशेष ट्रेनिंग, आजकल ट्रेनिंग हर चीज़ का मिल रहा है, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं, वो बढ़ते बढ़ते सीख जाता है। तो इसी चीज़ का नेचुरल परिणाम था, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था नेचुरल इस्टेब्लिश हुई है, एक नेचुरल परिणाम था। 500-600 साल तक आप वर्ण व्यवस्था में चले, और धीरे धीरे इसी 500-600 साल में लगातार चलते चलते कब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल जाती है ये लोगों को एहसास भी नहीं होता है। वो उत्तर वैदिक में दिखने लगता है, इस्टेब्लिश, लोग बोलते हैं इस्टेब्लिश हो जाता है, कहीं के लिखते हैं, तो वो कुछ मामलों में, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। और गुप्ता एरा तक जाते जाते वो कम्प्लीटली होगा। गुप्ता में भी 100% कंप्लीट उसके लास्ट फेज में माना जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं। तो जाति व्यवस्था ऑटोमेटिकली सेट हो गई है, पिता का काम पुत्र अपनाता है, अपनाते अपनाते सेट हो गया है। तो फिर जाति व्यवस्था पे भी आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ब्लेम कर दें, ये उचित नहीं है। ये बार बार ब्लेम कर करके और स्टडी करेंगे तो एक तो आप रॉन्ग स्टडी कर रहे हो, नंबर आपके कटेंगे। दूसरा बात है कि आप लॉजिकली जड़ा भी नहीं चल पाओगे। लॉजिकल आपको चलना है तो इन चीज़ों को देखना है कि जाति व्यवस्था वहाँ पे उत्तर वैदिक काल में शुरू हो रहा है, वर्ण व्यवस्था में क्या था, और जो उत्तर वैदिक काल में भी ब्राह्मण हैं वहाँ जाति व्यवस्था कंप्लीटली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है वो। और महाजनपद काल में भी जब ब्राह्मण आए हैं तो हर जगह आप देखोगे कि ब्राह्मण अगर चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं वैदिक काल में, कम्प्लीटली आप एज होल लेके चलो तो उसको लगातार लेके भी चले हैं। और ये ब्राह्मण मतलब कोई जाति विशेष का ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब वो लोग जो थिंकिंग के लिए स्पेशलाइज किए गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में कुछ चीज़ें गलत भी होंगी, रिसर्च एक बार में हर चीज़ सही नहीं होता है, और वो ज़माना कोई प्रयोगशाला हुआ नहीं करता था तो लोगों पर भी उसका रिसर्च होता होगा। इतना पुराना इतिहास में इतना कंक्रीट भी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट बातें कर दिया करते हैं, ये भी करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन जो संभावनाएँ ज़्यादा अप्रोचिव लगती हैं उसकी ओर देखना भी ज़रूरी है। तो ये लगातार जब अपना अपना रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं तो उदारवाद का इनका आपका एक दिखेगा। और ब्राह्मण मतलब जो लोग थिंकिंग कर रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं। तो आप अगर वहीं से भी उठाते हैं बातों को, जाति विशेष की तरफ फोकस करने लगते हैं तो वो भी अनुचित है। पूरे लेक्चर का मेरा मतलब था कि मैनेज टू अनमैनेज्ड एंड लगातार और भी अनमैनेज होते गए, ऐसा इतिहास पढ़ना सर्वथा गलत है। किसी भी किताब में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं। लोहा का खोज होना उत्तर वैदिक काल में और उसको खेती से इस तरीके से स्ट्रांगली जोड़ देना कि खेती वहीं से हो रहा है, उसके पहले आप नकार रहे हैं, ये गलत है। लगातार आगे जो धर्म निर्माण हो रहा है उसको आपने बताया कि क्षत्रिय क्यों कर रहे हैं, शूद्रों का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ये इस तरह से जोड़ना और एकाएक पूरा ब्राह्मण्स पे एलिगेशन लगा देना, ये गलत है। वो किस तरीके से चल रहा है ये साफ साफ दिखता है कि जिन लोगों के पास पावर है और उनको सम्मान का मामला नहीं है तो वो सम्मान भी प्राप्त करने के व्यू से भी लेके आ रहे हैं। एक दृष्टिकोण ये भी है, और हम एक और दो दृष्टिकोण, 5 दृष्टिकोण जो भी है उन पर हम चर्चा करेंगे, उस तरीके से लेके चलेंगे। आगे के फेज में गुप्ता तक आप देखते हैं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद भी और फिर एक आता है फेज जिसमें कि छोटे छोटे राज्यों में आप बढ़ जाते हैं और फिर
बाहर के भी लोग आ रहे हैं, आक्रांता आ रहे हैं, और कुछ लोग इस्टेब्लिश हुए, कुछ लोग लूट के चले गए। और लगातार हम मध्यकाल में, हाँ ये सच्चाई है कि गुप्ता के बाद और पूरे मध्यकाल तक हम कहीं ना कहीं एक जो हमें स्पीड था डेवलपमेंट का वो गिरा हुआ दिखता है। लगातार क्षेत्र विशेष पे हमेशा एक जैसा डेवलपमेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होते रहता है, ये देखने को मिलता है। तो ये हमारा अध्ययन का विषय होगा बाद में, फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल बस यही समझ। और फिर अंग्रेज़ के टाइम आता है तो बहुत जगह पे हमारे ही लोग धर्म सुधार आंदोलन चलाते हैं। वो अंग्रेज़ों के कहने पे कोई नहीं चला रहा है। अंग्रेज़ों से फाइट करना है तो पहले अपने जो कुरीतियाँ इस्टेब्लिश हो गई हैं उसको चेंज करना है। जैसे जाति प्रथा, नेचुरल सी बात है कि वो एक कुरीति से है कि जन्म के साथ ही आपको कुछ दे दिया जाए। तो आप जाति प्रथा पे आज भी लगातार फोकस चलता रहता है। धर्म प्रथा कोई शब्द भी नहीं यूज करता है। अगर जाति प्रथा मैं कहता हूँ कि बुरा है, ओके, लेकिन अब कोट करूँगा इस एंगल से। आप देखिए, अगर जाति प्रथा बुरा है तो क्या धर्म प्रथा अच्छा है? आप इस बात को फोकस कीजिए कि जन्म के साथ किसी जाति विशेष का होना अच्छा नहीं है, नेचुरल सी बात है, अच्छा नहीं है। तो किसी धर्म का होना भी अच्छा नहीं है। इस चीज़ पे भी हमें स्टडी करना चाहिए, इतना विश्लेषण करना चाहिए। यूपीएससी बोर्ड आपसे ये अपेक्षा रखता है कि इस तरह का विश्लेषण, आप नए तरीके का विश्लेषण, जरूरी नहीं कि अब नई मूवी बनाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे मूवी बना देते हैं, नया सोच नया ख्यालात की, वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तो हमेशा नया नहीं, लेकिन विश्लेषण का मतलब ही यही है कि इस तरह का नज़रिया अपना के रखें कि बाय बर्थ कोई भी आपको चीज़ मिला हुआ है तो उस पर सोचने विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि इससे भी बेहतर एक हम लोग सोच लेके आ सकते हैं अपने नए ज़माने में कि बाय बर्थ केवल जाति और धर्म का ही नहीं, पैसे का भी। आप कितने पैसे के मालिक हो, अगर आप अंबानी के बेटे हो तो आप एकाएक इतने धनाढ़ हो गए। अगर आप किसी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हो तो आप एकदम वंचित हो गए। इस चीज़ को भी पाटने की आवश्यकता है, इस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में सोचने की आवश्यकता है। न कि हम लोग अभी भी इतिहास को उस एंगल से पढ़ते रहें, उस एंगल से उसको इस्टेब्लिश करते रहें, अपने अध्ययन के दौरान अपने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को थोपते रहें। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अध्ययन करें और अगर अलग से विश्लेषण करना है तो कुछ इस तरीके करें जो मैंने अभी बताया कि जाति व्यवस्था जिस प्रकार खराब है वैसे ही धर्म व्यवस्था भी खराब है। ये मान्य सी बात भी है, ये कोई मैं नया लाइन नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह से जो मार्क्स नहीं बताया है, अमीरी गरीबी का खाई जो है, इसमें भी कुछ ऐसा लेके आना चाहिए कि कुछ इक्वालिटी का मामला बने। खैर ये तो चलेगा। तो धर्म सुधार आंदोलन के समय हमारे ही लोग, हमारे ही पूर्वज पहले अपनी कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज उन चीज़ों से रिलेट करते हैं और वो भी कुछ हद तक सहयोग करते हैं अपना छवि अच्छा करने के लिए। तो बार बार आप कहेंगे कि अंग्रेज़ों के टर्म में मैं हमेशा ये वर्ड यूज कर देता हूँ, ये सच्चाई है। उनका शोषण आप ढंग से देखेंगे तो समझ में आएगा कि रियल में केवल और केवल यहाँ से फाइनेंस उठा करके अपने देश में ले जाने का मामला है और कुछ नहीं। क्योंकि जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं भी, उनको अगर लगाव हो भी जाए तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक टूल थे, वो वहाँ बैठे हुए अंग्रेज़ों के टूल थे। तो उनको वो मजबूरी थी उनके आदेश को पालन करना। ठीक है, वो ऐसे लोग नहीं है कि आपके बीच में रह रहे हैं। जैसे कि आप गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक देखेंगे तो जो भी लोग आए शासन किए तो वो यहाँ के लोग बन गए। तो हर आदमी के प्रति उनका अपना दया भाव, उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल अकबर के रूप में दिखता है। ठीक है, औरंगजेब पे तरह तरह के एलिगेशन लगते हैं, लेकिन उसके टाइम में भी सर्वाधिक राजपूत मनसबदार हैं। यहाँ आप जहाँ पे रहोगे वहाँ के लोगों के प्रति आप में करुणा भाव भी आएगा, केवल आप क्रूर नहीं हो सकते। अंग्रेज़ों के साथ ये मामला इसलिए नहीं फिट बैठता है कि वहाँ शासन करने वाले ब्रिटेन में बैठे हुए हैं और यहाँ से यहाँ ना आना ना जाना। तो नेचुरल सी बात है कि उन्हें लगाव क्यों होगा, वो बस एक थिंग समझेंगे। वो लोग हैं, यूरोपियंस लोग वो लोग हैं जो जंजीर बांध करके किसी भी इंसान को, अफ्रीकन्स को दास के रूप में ट्रेड करते हैं। इस तरह का तो भारतीय इतिहास में कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। गलती से एक आध साक्ष्य होता तो नेचुरल बात है कि पूरा का पूरा भारतीय इतिहास को ये मार्क्सवादी ब्रिटिशर्स और अभी के हमारे कुछ चट्टे बट्टे टाइप के फैकल्टी हैं वो इस्टेब्लिश कर देते कि हथकड़ियों में बांध के रखा गया था भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों द्वारा बाकी सारी जातियों को। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ब्राह्मण मतलब किसी को भी ये फील करने की आवश्यकता नहीं है कोई ब्राह्मण जाति से भी है कि उनको कोई प्रोटेक्ट गार्ड में दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारतीय ब्राह्मण का मतलब ये है, वर्ण व्यवस्था के तहत से हम देखते आ रहे हैं और वहीं पे हम लोग ज़्यादा बात भी करते हैं कि जो थिंकर हैं, हाँ ये
एरर हुआ, किसी भी महानतम वैदिक एरा जैसा महानतम एरा आपको पूरे विश्व में और एक टाइम पीरियड में भी, मतलब अब तक के टाइम पीरियड में नहीं मिलना है। उस अभाव वाले दौर में जितना उन्होंने डेवलपमेंट किया है, हम तो बहुत कुछ धीरे धीरे प्रोसेस वाइज एनरिच हो गए हैं, तब जो डेवलपमेंट कर रहे हैं आज के ज़माने में पूरा विश्व। तो वो उनकी जो महानता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कि बहुत कम संसाधनों में उन्होंने क्या क्या नहीं खोज दिया। तो थिंकर्स को ब्राह्मण कहा जा रहा है। हम उन ब्राह्मण्स का झंडा ढोएंगे या उनको प्रोटेक्ट गार्ड दे रहे हैं जो हमारे सारे लोगों में से है। अभी जितने भी हम लोग हैं, सबके पूर्वज कहीं ना कहीं ब्राह्मण हैं, यह बात समझिए। यह बात अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप पढ़िए और समझिए कि आपको अगर गर्व का फीलिंग करना है तो सबके पूर्वज ब्राह्मण रहे हैं। आप कल्पना कीजिए 500-600 साल तक सारे लोग कोई भी पेशा अपना सकते हैं, मतलब सब लोग ब्राह्मण तो टच किए ही होंगे। थिंकिंग में हर किसी का, इंसान दिमाग से चलना चाहता है तो थिंकिंग वाले पर्सन में आए होंगे। बहुत दिन थिंक किए, फिर थक गए या जनरेशन थक गया तो कुछ और पकड़ लिया, चलिए मैं क्षत्रिय बनूंगा, उसमें बहुत शान की बात है। चलिए मैं आराम करूंगा, सर्विस सेक्टर, आज भी आप नौकरी करना चाहते हैं। तो वहाँ का ब्राह्मण आज के हर जाति के लोग के पूर्वज, हर वर्ण के लोग रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा लॉजिकल अप्रोच है, आपको दिख रहा होगा। इस चीज़ को बताने और समझाने की ज़रूरत है कि हर किसी को गर्व हो और हर किसी को ये भी लगे कि मैं हर कास्ट का बना हुआ हूँ। यह बात ना आज के नेतागण करते हैं जिनके कंधों पे चीज़ें हैं आज की डेट में, और ना ही कोई टीचर इस तरीके से, अगर आप थोड़ा विषयांतर करते तो इस तरीके से समझाइए, न कि उस तरीके से समझाइए कि अभी भी एक बीजारोपण हो जाए हर लोगों में नफ़रत के चीज़ों को लेकर के। और अपने इतिहास का गौरव अगर हम ख़राब नज़र से देखेंगे तो हमें क्या जोश जुनून बनेगा आगे कुछ करने का। कंपटीशन में इतिहास पूछने का मतलब ही यही है कि आप अपने गौरव गाथा को समझिए और अपने बुराइयों को भी देखिए, एनालिसिस कीजिए, और वो बुराई अब आपसे न हो वहाँ सुधार कीजिए। इतिहास का अध्ययन केवल इन्हीं दो चीज़ों के लिए होता है। अगर आप ये दो चीज़ नहीं करके कुछ और कर रहे हैं तो आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। मूल भावना समझिएगा कंपटीशन का कि इतिहास का अध्ययन क्यों होता है, विज्ञान का अध्ययन क्यों होता है, भूगोल का अध्ययन क्यों होता है। जो कंपटीशन में जीएस का इंपॉर्टेंस है वो पूरा का पूरा जीएस क्यों पढ़ाया जाता है। आपको हर जगह 10th लेवल तक आपको हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है, 10th लेवल तक ही कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो आपके अध्ययन में आपको ज़्यादा मन लगेगा और आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और बहुत ही दिल से अध्ययन कर पाएंगे। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया है कि आप याद करने के पीछे ना भागिए, आप केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति की ओर भागिए। आप एक बार इंट्रोड्यूस होने के लिए जाइए किसी भी अध्ययन में, फिर दोबारा इंट्रोड्यूस होने के लिए जाइए। आपको कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। याद करने की ओर जाएंगे, फोकस कर देंगे वहीं पे, वो होता है प्रेशर ले लेंगे तो बहुत लंबा समय लेगा। जो नेचुरल हमारे ब्रेन में कोई चीज़ इन करना चाहिए उसके कंपेरिजन में काफ़ी लंबा समय ले लेगा। मेरा लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे लगता है कि मैंने जो इस्टेब्लिश करना चाहा और इस्टेब्लिश कोई अलग से चीज़ नहीं करना चाहा है। जो बात आज यूट्यूब के दौर में अध्ययन करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को मैं उस ओर ले जाना चाहता हूँ कि आप सही अध्ययन करें। अभी भी बहुत सारे वीडियो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। जो लोग डायरेक्ट चीज़ों को डाल रहे हैं उनका आराम से आप देखिए। विश्लेषण करने वालों का विश्लेषणात्मक चीज़ जो आप देखेंगे वो वहाँ पे आप एक बार अपने दिमाग को अलर्ट कर लीजिए कि क्या ये हमारे इतिहास को लॉजिकली बता रहे हैं या इलॉजिकल अप्रोच उसमें ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं। ये आपको देखने की ज़रूरत है। अपने इतिहास मैंने बताया भी कि धर्म सुधार आंदोलन होता है और हमारे ही लोग अंग्रेज़ों के टाइम में पहले अपने कृतियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब जाके अंग्रेज़ों से फाइट करते हैं ढंग से। मॉडर्न इंडिया में फिर इसको मैं डिटेल से दूंगा। कुछ हद तक मैंने उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद में भी टच किया है इसको, विशेषता उपनिवेशवाद में वाले लेक्चर में। तो अब जो है हम लोग जब भी लेक्चर आएगा इतिहास पे बहुत जल्द मैं सारे लेक्चर्स को स्पीड से अब कवर करूँगा ताकि आपको वो सारा इतिहास लगातार मिलते रहे। फिर मुझे ये भी टेंशन ना रहे कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि मैं किसका लेक्चर देखूं। मैं खुद ही लेक्चर दे देता हूं ताकि मुझसे पूछने वालों का यह टेंशन दूर हो जाए। मुझे लगता है कि मैंने जो आप बताना चाहा कि आप इतिहास को किस विश्लेषणात्मक नज़रिए से देखेंगे, हर जगह विश्लेषण को लॉजिकल देखेंगे, आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। आगे भी इतिहास के अध्ययन के क्रम में मैं बार बार आपको बताते जाऊंगा कि कैसे हमारा इतिहास डेवलप हो रहा है, हमें किस तरह के विश्लेषण और नज़रिए को रखने की आवश्यकता है। इतना
कहते हुए मैं आपको बस एक बात और बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखें, मैंने पहले ही बताया फिर बता रहा हूं कि जब भी कोई वीडियो देखें, विश्लेषण वाले पार्ट में आप अपना लॉजिक और अपना दिमाग खुला रखिए। थैंक यू।